काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, कुछ काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज का अपना जो लेक्चर है, अगला जो 1 घंटा है वो पूरा का पूरा अपना बेस्ड रहेगा डियर, यस, इमेज बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर। तो 100 से भी ज्यादा इमेजेस यहाँ पे अपन कवर करेंगे अगले 1 घंटे में बहुत फास्टली। ठीक है डियर, बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलिएगा डियर, स्टार्ट करते हैं आपकी नॉरसेट ईएसआईसी डीएसएसबी स्पेशल क्लास। तो चलिएगा डियर, बात करेंगे तो अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। आप कॉल कर सकते हैं हम लोगों को इस नंबर के ऊपर। ठीक है डियर, तो विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और अगर आपने कर रखा है और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, और एक अपना प्यारा सा रिव्यू भी वहां पे जरूर लिखें। हमारी जो मेहनत है उसका ये फल होगा। चलिएगा डियर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डियर, पहला इमेज बेस्ड एमसीक्यू। तो ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो कौन सा इमेज है? तो रैपिड रिवीजन, जैसा कि मैंने बोला 1 घंटे में 100 इमेजेस करनी है, तो फटाफट अपन कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे डियर। तो जो भी अच्छा लगे आपको पॉइंट वो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा डियर, तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है वो कौन सा बैग है डियर? कोलोस्टोमी बैग का एग्जाम्पल है। कौन सा बैग है डियर? कोलोस्टोमी बैग का एग्जाम्पल है। ठीक है डियर, और कोलोस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द कोलन, कोलन को ओपन करना। कोलन को ओपन क्यों किया जाता है डियर? बहुत सारी कंडीशंस होती है, लाइक मालफॉर्मेशन होना, इसके अलावा कोई कैंसर हो जाना, कोलन का ट्यूमर हो जाना, इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेज लाइक क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाना। उन सभी कंडीशन में कोलोस्टोमी परफॉर्म की जा सकती है, जैसा कि अपन प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। इसमें यस डियर, ग्लिसरील नाइट्रेट, यस ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इरिगेशन किससे करते हैं अपन? ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट से जो है इरिगेशन करते हैं। और जो स्टोमा ओपनिंग करी जाती है डियर, तो एक कोलोस्टोमी बैग है, और जो स्टेमा ओपनिंग करी जाती है डियर, वो उसका कलर पूछा जाता है कई बार, कैसा होना चाहिए? पिंक कलर इसका होना चाहिए। अगर इसका कलर डियर ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर होता है, इसका मतलब वो क्या है? वहां पे कुछ ना कुछ जो है चेंजेस हुए हैं, वहां पे कुछ ना कुछ सप्लाई चेंज हुए। तो इसके अंदर जो है एक पार्ट जो यहाँ पे चिपकता है, दूसरा इससे ओपन हो जाता है, थोड़ा सा इससे ऊपर ये उठा रहता है, लगभग 5/8 इंच जो है ऊपर उठा रहता है। ठीक है डियर, मेन सरफेस से ऊपर की तरफ उठा रहता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं डियर, कोलोस्टोमी 3 प्रकार की होती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये जो दिखाई दे रही है ये कौन सी है डियर? सिंगल बैरल कोलोस्टोमी, एक ही ओपनिंग बनेगी। ये है डियर डबल बैरल कोलोस्टोमी, इसमें 2 ओपनिंग बनाई जाती है। और एक होती है डियर लूप कोलोस्टोमी, तो कोलन को बाहर लूप की तरफ निकाल लेते हैं, फिर उसमें से एक ओपनिंग बना लेते हैं। तो लूप कोलोस्टोमी इस तरीके से अपन करते हैं, स्किन से बाहर कोलन को निकालते हैं, फिर उसमें एक ओपनिंग मेड कर लेते हैं डियर, दैट इज लूप कोलोस्टोमी। तो जो सबसे पहला डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन ए हार्टमान प्रोसीजर। यस, ये क्वेश्चन आया हुआ डियर, हार्टमान प्रोसीजर इसे कहा जाता है। इसका मतलब हार्टमान प्रोसीजर में पूछा गया था कि क्या करते हैं, तो हार्टमान प्रोसीजर में क्या करते हैं? यस डियर, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन को रिमूव कर देते हैं, आगे के पार्ट को रिमूव कर देते हैं। जबकि डबल बैरल में ओपनिंग के बाद आगे के पार्ट को भी रखते हैं, ताकि इसका म्यूकस है वो इस ओपनिंग से निकल सके। ठीक है डियर, जबकि लूप कोलोस्टोमी में इधर से तो म्यूकस आएगा, इधर से फीकस स्टूल मटेरियल पास आउट हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा, सिंगल बैरल, डबल बैरल एंड लूप कोलोस्टोमी मोस्ट कॉमनली यही करते हैं, हार्टमान प्रोसीजर। और हार्टमान प्रोसीजर करने के बाद में पर्सन को लाइफ टाइम जो है कोलोस्टोमी बैग जो है सपोर्ट पे रहना पड़ता है। पूरा प्रोसीजर मैं पढ़ा चुका हूं, और मैंने बताया स्टोमा का कलर कैसा होना चाहिए डियर? पिंक होना चाहिए। अगर स्टोमा का कलर पर्पल ब्लैक है तो फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म आपको करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है डियर, चलिएगा रैपिड रिवीजन, फटाफट बढ़ते हैं आगे। सेकंड, ये इमेज कौन सा? यस डियर, किस प्रोसीजर का डिवाइस है? तो ये है डियर जैक्सन प्रेट ड्रेनेज। कौन सा डियर? जैक्सन प्रेट ड्रेनेज। तो इससे अपन डियर थोरेसिक प्लस लंबर रीजन के जो है, यस, ऑर्गन का, यानी जो भी प्रोसीजर होगा डियर, प्रोसीजर होगा या फ्लूइड इकट्ठा होगा, लगभग बात करते हैं 50 से 60 ml अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, तो उसको निकालने के लिए अपन जैक्सन प्रेट ड्रेनेज का यूज करते हैं। यस डियर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डियर जैक्सन प्रेट ड्रेनेज, याद रखिएगा। इस जैक्सन प्रेट ड्रेनेज के अंदर अपन जो है इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ये ट्यूब इनसाइड जाएगी, जाने के बाद में इसको अपन क्या करेंगे, पिचका देंगे, ताकि सक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सक्शन के द्वारा जो है ये अपने आप जो है फ्लूइड को इकट्ठा करता रहेगा। तो सिंपलेस्ट वे ऑफ ड्रेनेज होता है डियर, याद रखिएगा। चलेगा, इट इज जैक्सन प्रेट ड्रेनेज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डियर। तो ये इस तरीके से पेशेंट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिचकाया हुआ है, यस और नो डियर? इट इज
इट इज जैक्सन प्रेट ड्रेनेज। तो दो सर्जिकल साइड से दो जैक्सन प्रेट ड्रेनेज वहां पे लगा रखे हैं। चलेगा डियर, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन सा डिवाइस है, तो ये कौन सा ट्यूब है। तो इस ट्यूब की खास बात है डियर, इट इज नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है डियर, एनजी ट्यूब फीडिंग आपने पढ़ा होगा, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो कि स्टमक तक जाती है डियर। तो इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे आपको देखो 3 बॉल दिखाई देगी, 3 बॉल जो है दिखाई देगी। ये बॉल इसलिए होती है ताकि एक्सरे के अंदर इसका प्लेसमेंट पता लग जाए। इसके अलावा इस पे एक लाइन होती है डियर, रेडियो ओपेक लाइन, रेडियो ओपेक लाइन भी प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। और इसको नापने का तरीका क्या होता है डियर, नोज से लेके अपन कहां तक नापते हैं, टर्गस ऑफ ईयर, और ईयर से लेके अपन नापते हैं जिफोइड प्रोसेस तक। इतनी लेंथ को अपन अंदर डालेंगे। डालने के बाद में क्या करेंगे, अपन बहुत सारे टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट में से एक में अपन इसके अंदर एयर पुश करेंगे और यहाँ पे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। दूसरा फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे और उसका पीएच टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा एक्सरे कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेसमेंट के तरीके हैं, एनजी ट्यूब में सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट इमेज देखते हैं डियर। तो ये हो गया एनजी ट्यूब। नेक्स्ट डियर, ये कौन सा डिवाइस है, तो याद करिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था विच इज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम जो है ये होता है। ठीक है डियर, तो इट इज वाटर सील, इट इज वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। और इस पर बहुत सारे डियर नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है डियर, तो ये आपका कलेक्शन चैम्बर हो गया, ये आपका जो है वाटर सील चैम्बर हो गया, और ये आपका प्रेशर रेगुलेटर चैम्बर हो गया डियर। तो आपका जो वाटर सील चैम्बर है इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे कैसी बबलिंग होनी चाहिए डियर, इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए। और इंटरमिटेंट नहीं हो, कंटिन्यू होने लग जाए, इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन है, सारे मैंने डिटेल से आपको करवा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंटरमिटेंट बबलिंग कहाँ, वाटर सील में, और प्रेशर चैम्बर में लगातार बबलिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब पर्सन सांस लेता है तो इसका लेवल राइज होता है और सांस छोड़ता है तो डिक्रीज होता है, तो इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। यस और नो, तो ऑसिलेशन भी किसमें होता है डियर, वाटर सील चैम्बर के अंदर ही होता है। ऐसे अपन ने 10 से 15 क्वेश्चन ये टॉपिक पढ़ाया था तब कर रखे हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, इट इज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं बच्चों। दो इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है, ओबीजी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों क्या है डियर, डायलेटर्स है। ठीक है, तो ये पहला है सिम्स, यस डियर, और दूसरा है डियर ये जो बतख की नाक जैसा दिखा दे रहा है, कस्को, कस्को डायलेटर। ठीक है डियर, तो ये अपने पास में दो हो गए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज सिम्स, सेकंड वन इज कस्को। यस डियर, कस्को एंड सिम्स डायलेटर और स्पेकुलम। ठीक है, ये नॉन रिटेनिंग होता है, नॉन रिटेनिंग होता है बच्चों, जबकि ये क्या है डियर, सेल्फ रिटेनिंग, सेल्फ रिटेनिंग होता है। इन दोनों का यूज कब करते हैं, तो इनका यूज किया जाता है डियर वेजाइना को डायलेट करके सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए। यानी अपने जो इंटरनल बात करें जेनाइटल पार्ट है, जैसे वल्वा हो गया, उसके बाद में ओबीजी में आपने पढ़ा है वेजाइना हो गया, वेजाइना के बाद में जो सर्विक्स आता है, तो सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए यह सिम्स स्पेकुलम और दूसरा कस्को स्पेकुलम का यूज करते हैं। मेनली अपन आगे एक प्रोसीजर देखेंगे, कोल्पोस्कोपी। कौन सा स्कोपी डियर, कोल्पो स्कोपी। कोल्पोस्कोपी का मतलब होता है, स्कोपी का मतलब देखना, कोल्पो का मतलब होता है सर्विक्स। सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए यस डियर सेल्फ रिटेनिंग जो है स्पेकुलम का अपन यूज करेंगे बच्चों। दोनों के दोनों डायलेटर है, वेजाइना को डायलेट करेंगे जिससे क्लियरली जो है क्या दिखाई दे डियर, सर्विक्स वहां पे विजुअलाइज हो सके। इट इज सेल्फ रिटेनिंग एंड इट इज नॉन रिटेनिंग, याद रखिएगा। तो ये हो गया सिम्स और ये हो गया कस्को स्पेकुलम, इमेज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर। अगला ये दो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं डियर सिम्स पोजीशन, और इसी को बोलते हैं डियर रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है डियर, याद रखिएगा, सिम्स पोजीशन और रिकवरी पोजीशन। ये पोजीशन कई बार पूछी जाती है डियर, इट इज लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन टू विजुअलाइज द जेनाइटल ऑर्गन्स एंड यस डियर डिलीवरी के टाइम पे जो है अपन फीटल को असेस करने के लिए भी इस पोजीशन पे दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इट इज लिथोटोमी एंड इट इज सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट इमेज देखते हैं डियर फटाफट फास्टली। ये कौन सी सीजर दिखाई दे रही है आपको डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है प्रीवियसली 2019 के जो है एम्स के अंदर आ चुका है डियर। ये जो इमेज दिखाई दे रही है दैट इज एपिजियोटोमी सीजर। कौन सी सीजर है बच्चों, एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी सीजर। इसकी खास बात क्या है डियर, देखिए ये यहां से जो है फ्लैट हो गए, फ्लैट ब्लंट होंगे, और ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है डियर, ताकि जो वेजाइना के अंदर ये आसानी से
देखो यहाँ पे जब फीटस का हेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है डियर, क्राउनिंग। क्राउनिंग जो है डियर, स्टेशन से +2 या 3 जो आ जाता है बच्चा, यानी स्चेल स्पाइन को स्टेशन बोलते हैं, ओबीजी के अंदर आप पढ़ चुके हो। स्चेल स्पाइन से +3 आता है तब आपका हेड दिखाई दे रहा है, और हेड दिखाई देने के बाद में यस डियर वेजाइना के सेक्शन को यस लेटरली या मीडियली, ये मीडियल हो गया, ये हो गया डियर लेटरल, मीडियो लेटरल, या इस साइड में भी कर सकते हैं। मीडियो लेटरल एक कट लगाया जाता है, तो कट लगाने के लिए थोड़ी सी टेढ़ी होनी जरूरी है, ताकि ऊपर से अपने आप जो है इस साइड में ये जाकर के यहाँ पे कट लगा सके। दैट प्रोसीजर इज नोन एज एपिजियोटोमी। तो दिस इज एपिजियोटोमी सीजर। ओके बच्चों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। तो ये क्या है अपने पास में, तो इस जो है इसे बोलते हैं रिट्रैक्टर, ठीक है। रिट्रैक्ट जैसे देख रहे होंगे आप, इस तरीके से खांच बना हुआ है, तो इस तरीके कोई भी स्ट्रक्चर वो खींचने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं लार्ज टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इसका ये खांच क्या है, बड़ा होता है, ये जो चम्मच जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा है, ताकि लार्ज टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए इसे यूज करें। इसका नाम नहीं भूलेंगे, ट्रिक से बताता हूं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है डी जैसी, ठीक है, ये हो गया ओ, और ये हो गया आपका वाई, ये हो गया डियर वाई, तो DOY, तो यस डियर इसका नाम हो गया डोयन, DOYEN, डोयन रिट्रैक्टर इसे कहेंगे। क्या कहेंगे डियर, DOYEN रिट्रैक्टर। कभी नहीं भूलोगे डियर, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, याद रखिएगा। ये खासियत है विनायक नर्सिंग एकेडमी की। और VNA को आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 1499 रुपए के अंदर। आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए कंप्लीट सिलेबस के आपको विद नोट्स, मींस ऐप के ऊपर नोट्स फ्री मिलेंगे, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, और कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेगा, और पूरे साल भर आपको MCQ प्रैक्टिस वहां पे करवाई जाएगी बच्चों, याद रखिएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन ना भी करें तो एक बार विजिट करके डेमो लेक्चर्स आप जरूर देखें, और अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस ले रहे हैं, अदर कोचिंग की तरह 8-8, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए हम आपसे नहीं मांग रहे हैं डियर, ठीक है। चलिएगा बात करेंगे डोयन रिट्रैक्टर जो होता है, इसको आप पहचान गए होंगे। डोयन रिट्रैक्टर याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे डियर, ये डी जैसा दिख रहा है, ये ओ हो गया बीच में, और ये हो गया डियर वाई, ठीक है। तो DOY तो याद ही हो गया, EN आगे जोड़ देना, तो डोयन रिट्रैक्टर इसे बोलते हैं। क्या काम आता है, तो मैंने बोला लार्ज मासेस टिश्यू को जो है होल्ड करने के काम आता है डियर। तो ये क्या काम आएगा डियर, ब्रॉड बेस होता है ना, इसका जो बेस है आपका, जो चम्मच वाला पार्ट है वो ब्रॉड होता है, इस वजह से डियर यूज टू पुल सॉफ्ट टिश्यूज विद वाइडन सर्जिकल फील्ड। सर्जिकल फील्ड को वाइड करने के लिए, चौड़ा करने के लिए जो है इसको अपन रिट्रैक्टर को यूज करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। इट इज यूजफुल इन लेप्रोटोमीज, मेनली लेप्रोटोमीज के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि लेप्रोटोमीज में डियर 2 इंचेस का ही कट लगता है, तो लेप्रोटोमीज में अपन को उसको ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड सिजेरियन सेक्शन वगैरह में भी यूज ये होता है, तो सिजेरियन डिलीवरी वगैरह में भी इसको यूज करते हैं बच्चों। तो इट इज डोयन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, यस ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये अलग सा आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये यूरिनरी कैथेटर है, कुछ और है, तो ये क्या है डियर, इट इज नोन एज बकरी बलून। क्या बोलेंगे डियर, इसको बकरी बलून बोलते हैं, और इसका जो यूज करते हैं अपन डियर, यस PPH को रोकने के लिए। किसको, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए, एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर बकरी बलून जो है यूट्रस में डाल देते हैं। कहां पे डाल देते हैं, यूट्रस में, और डाल करके डियर इसमें क्या करेंगे, एयर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ये फूल जाएगा, और फूलने के बाद में क्या होगा डियर, एयर इंजेक्ट करते हैं फिर वाटर इंजेक्ट करते हैं। अब ये फूलेगा, फूलने से जो यूट्रस था, देखिए ये जो यूट्रस था, यूट्रस की वाल से जब प्लेसेंटा हट के गई तो ब्लीडिंग हो रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए बकरी बलून डाल दिया, अब बकरी बलून डल गया और इसको फुला दिया, तो अब जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाएगी। तो PPH को प्रिवेंट करने के लिए बकरी बलून का अपन यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, इमेज देखिए, इट इज बकरी बलून। और एक और इमेज देखो बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है यूट्रस, यूट्रस के अंदर ये बकरी बलून गया, इसको आपने इन्फ्लेट कर दिया, और इन्फ्लेट करने के बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो वहां से रुक जाएगी। तो PPH पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए बकरी बलून का यूज करते हैं। बकरी क्यों बोलते हैं इसे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। चलेगा बात करेंगे डियर नेक्स्ट, यस बकरी बलून इज यूज टू टेम्पोररी कंट्रोल रिडक्शन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, जैसा कि मैंने बताया, व्हेन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे, सावधानी बरतने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, ये क्या है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप अच्छे से जानते हो। तो ये आपके पास में दिखाई दे रही है एंडोट्रेकियल ट्यूब,
क्या दिखाई दे रही है डियर? ईटी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है। और ये ईटी ट्यूब दो प्रकार की डियर, फर्स्ट वन इज कफ्ड, जो कि एडल्ट में यूज करते हैं, और दिस वन इज अनकफ्ड, जो कि चाइल्ड में यूज करते हैं। क्योंकि चाइल्ड का जो ग्लोटिक एरिया होता है डियर, एपिग्लोटिक एरिया होता है, वो नैरो होता है, तो अपने आप ही वो कफ का काम करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं डियर, यस डियर, कफ का क्या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कफ्ड वाले का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि ये होल्ड करने में मदद करता है, बट गलत कर दोगे, गलत मत कर देना डियर। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है डियर, क्या होता है? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना इसका प्राइमरी फंक्शन है बच्चों कफ्ड का। सेकेंडरी फंक्शन होता है डियर टू होल्ड इन पोजीशन, दोनों ऑप्शन में हो तो बिना सोचे समझे इसको टिक करके आ जाना बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है डियर, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका साइज जो है डियर, प्री मेच्योर बच्चा हो, प्री मेच्योर अगर बच्चा हो तो 2 से 3 साइज का यूज करते हैं। यहाँ पे साइज लिखाता है, इंटरनल डायमीटर लिखाता है डियर। ठीक है, अगर बच्चा न्यूबॉर्न है डियर, न्यूबॉर्न में यूज करेंगे 3 से 4 वाला। इसके अलावा डियर एडल्ट में यूज करते हैं ये डियर 6 से 9 नंबर के जो है अपन एडल्ट में यूज करते हैं। स्लाइटली छोटे हैं वो फीमेल में यूज करेंगे, बड़े जो है 8-9 के जो है मेल के अंदर यूज करते हैं डियर। दिस इज द इंटरनल डायमीटर। और ये जो इसका कनेक्टर होता है डियर, चाहे वो ईटी ट्यूब हो, चाहे वो ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब हो, चाहे एलएमए हो, आगे दिखाऊंगा उन सभी का, चाहे एलएमए हो चाहे ईटी, एलएमए का भी इमेज दिखाऊंगा, एलएमए हो, ईटी हो, चाहे आपका ट्रेक्योस्टोमी हो, नेक्स्ट इमेज देखेंगे, ये सभी 15 mm के होते हैं डियर। कितने होते हैं? 15 mm का कनेक्टर होता है, ताकि सभी वेंटिलेटर से, हर तरीके के वेंटिलेटर से कनेक्ट हो पाए। स्टैंडर्ड यूनिवर्सल होता है डियर, ऐसा नहीं इंडिया में छोटा बड़ा या फिर ईटी ट्यूब छोटी तो ये भी छोटा हो जाएगा, नहीं, चाहे ईटी ट्यूब छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये जो साइज है बच्चों वो सेम ही रहेगा। कितना? 15 mm का। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है डियर कफ्ड वाले में, इसे अपन बोलते हैं पायलट बलून। क्या बोलते हैं बच्चों? पायलट बलून के नाम से, पायलट कफ के नाम से जानते हैं। अगर ये पिचका हुआ मतलब ये भी पिचका हुआ है, समझ लीजिएगा, इसमें भी हवा नहीं है। ये इंडिकेट करता है किसको? कि कफ के अंदर एयर है कि नहीं। कफ में एयर है, इसका मतलब ये भी फूला हुआ मिलेगा बच्चों। तो इससे अपन पायलट का मतलब पता लगा लेते हैं कि अंदर के कफ की स्थिति कैसी है, उसमें हवा है या नहीं है बच्चों। और याद रखिएगा 5 से 10 ml जो है हवा अपन इसमें इंजेक्ट करेंगे, 5 to 10 ml की सीरीज से कोई फ्लूइड इंजेक्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा ईटी ट्यूब में कोई फ्लूइड इंजेक्ट नहीं करेंगे। ईटी ट्यूब के कफ को फिल करने के लिए इसमें अपन सिरिंज का कनेक्ट करेंगे और सिरिंज से क्या डालेंगे डियर? एयर पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे बच्चों? एयर पुश करते हैं, याद रखिएगा। और इसको डालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा अपन को? ईटी ट्यूब को डालने के लिए चाहिए क्या डियर? यस, लैरिंगोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए अपन को? लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ईटी ट्यूब को डालने के लिए क्या चाहिए डियर? लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यस और नो डियर? लैरिंगोस्कोप। ओके बच्चों, लैरिंगोस्कोप में जो कर्व्ड आपको ब्लेड दिखाई दे रही है, ये ब्लेड होती है डियर मैकिन्टॉस ब्लेड होती है। एक स्ट्रेट ब्लेड होती है डियर, सीधी ब्लेड होती है ना। तो सीधी ब्लेड को अपन बोलते हैं डियर मिलर ब्लेड के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। और एक कर्व्ड के साथ में यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, उसकी जो चोंच है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसे मैककोय बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? मैककोय ब्लेड। तो 3 तरीके की ब्लेड होगी डियर। कौन कौन सी डियर? वैसे तो 5 होती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज मैकिन्टॉस ब्लेड, सेकंड इज मिलर जो कि स्ट्रेट होती है, और तीसरी डियर मैककोर, कर्व्ड में ही यहाँ पे फ्लेक्सिबल टिप मिले, यहाँ पर भी हिंज मिल जाए फ्लेक्सिबल, तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर? मैककोय ब्लेड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है डियर, तो याद रखिएगा ईटी ट्यूब के बारे में काफी पॉइंट बताया। अब ईटी ट्यूब जब वापस निकालते हैं, निकालने की प्रोसीजर को अपन बोलते हैं बच्चों डीकैन्युलेशन। क्या बोलेंगे अपन डियर? डीकैन्युलेशन। डीकैन्युलेशन का मतलब क्या होता है डियर? रिमूवल ऑफ ईटी। अगर ऑप्शन में ईटी मिले ही नहीं तो ट्रेक्योस्टोमी। ठीक है बच्चों, सॉरी, अगर ईटी एंड ट्रेक्योस्टोमी दोनों मिले, ट्रेक्योस्टोमी दोनों मिले, तो यस डियर पहले ट्रेक्योस्टोमी पे टिक करना। किस पे टिक करना? पहले ट्रेक्योस्टोमी, दूसरे नंबर पे ईटी पे टिक करना है। तो डीकैन्युलेशन मतलब डियर ईटी और ट्रेक्योस्टोमी को रिमूव करना। दोनों ऑप्शन में मिले तो ट्रेक्योस्टोमी को टिक कर दिया, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। यस, तो ये आपको जो सेकेंड इमेज दिखाई दे रही है दैट इज ट्रेक्योस्टोमी। आप अच्छे से जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, आउटर कैनुला,
इनर कैनुला और दिस इज ऑब्ट्यूरेटर, दिस इज ट्रैकियोस्टोमी। यस डियर, दिस इज ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। और इसमें भी ये क्या होगा डियर, बलून, ये भी पायलट बलून हो गया, और ये भी क्या हो गया डियर, कफ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कफ में भी कितनी हवा भरेंगे, 5 से 10 ml। प्रेशर कितना होगा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर कितना होगा इस कफ के अंदर, यस डियर 20 से 30 mm ऑफ Hg। यस डियर, कितना होगा 20 से 30, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम प्रेशर होगा ईटी में, एंड दूसरा जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ट्रैकियोस्टोमी, दोनों के अंदर डियर सेम प्रेशर होता है, कितना 20 से 30 mm Hg प्रेशर, कफ के अंदर इतना ही प्रेशर होना चाहिए। इसके लिए अपन कितना एयर डालेंगे डियर, 5 से 10 ml एयर जो है पुश करते हैं। पुश करने के बाद में एक डिवाइस होता है डियर, जैसे कार के या मोटरसाइकिल के टायर में हवा डालने के बाद में वो पंचर बनाने वाला एक लगा के देखता ना, एक मीटर जैसा, ऐसा ही मीटर होता है, लगभग सिमिलर सा मीटर होता है, उसे कफ मीटर कहते हैं, कफ मैनोमीटर के नाम से जानते हैं बच्चों। और कफ मैनोमीटर जो है अपन देखेंगे अभी। इसके अलावा देखो ईटी जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जो डाली जाती है डियर, वो कहाँ डालते हैं डियर, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी और तीसरी ट्रेकियल कार्टिलेज के बीच में ट्रेकियोस्टोमी को मोस्ट कॉमनली डालते हैं बच्चों। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको मीटर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मीटर डियर, कफ मैनोमीटर है, कफ मैनोमीटर है डियर, जो कि किसके कफ को, यहां से वो पायलट बलून को लगाते हैं, लगाने के बाद में इस कफ में कितना प्रेशर है उसको ये बता देता है। ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है वो कौन सी ट्यूब है डियर, दिस इज ईटी ट्यूब, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो कफ प्रेशर को पता लगाने के लिए अपन कफ मैनोमीटर का यूज करते हैं। एक पॉइंट रह गया, वो बता देता हूं फटाफट से, देखिएगा यहाँ पे जो है आपका ये इस जगह पे एक एक्स्ट्रा ओपनिंग जो है आपको इमेज में नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप अगर देखेंगे, इमेज सर्च कर लीजिएगा, इसे मर्फी आई बोलते हैं, मर्फी आई के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, मर्फीज आई किस में पाई जाती है, ईटी ट्यूब में। मर्फीज आई किसका पार्ट है डियर, ईटी ट्यूब का पार्ट है, जो कि एक एक्स्ट्रा ओपनिंग होती है। मेन ओपनिंग में अगर म्यूकस फंस जाए तो इस ओपनिंग के थ्रू एयर जा सके, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, रैपिड क्लास। यस डियर, इट इज कफ मैनोमीटर, देख लिया आपने। तो इसके अंदर जो है ये ग्रीन जो पार्ट है डियर, ग्रीन वाला पार्ट है, 20 से 30 वाला जो पार्ट है, डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसके बीच में सुई आनी चाहिए, इसका मतलब कफ का प्रेशर सही है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है, हवा वापस निकालिए। ये सो नो, समझ में आ गया, अदरवाइज कफ फट जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये इमेज कौन सी है, इधर लेके आते हैं इसको थोड़ा सा बीच में सेंट्रली। यस बच्चों, ये इमेज कौन सी है, तो दिस इज LMA, इसे क्या बोलते हैं डियर, LMA। खास बात क्या है, ईटी ट्यूब की तरह दिखाई देती है, आगे वाला जो है कफ होता है, इस तरीके से कफ वाला एरिया होता है, इसे अपन बोलेंगे लैरिंजियल मास्क एयरवे। क्या बोलेंगे डियर, लैरिंजियल मास्क एयरवे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें भी सेम ये पायलट बलून होगा और ये कफ होगा डियर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, यस दिस इज कफ, ठीक है। तो दिस इज LMA, और LMA का फुल फॉर्म क्या है डियर, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसका यूज कब करते हैं बच्चों, तो इसका यूज कब करते हैं अपन, यस डियर, तो सबसे पहले बात करेंगे लैरिंजियल मास्क एयरवे जो है वो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है, यानी आपके लैरिंग्स से ऊपर ऊपर होता है, जबकि ईटी ट्यूब लैरिंग्स से नीचे जाती है। ईटी ट्यूब कहां तक जाती है, जहां पर ट्रेकिया बाइफरकेट होती है ना, उससे 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर तक उसका टिप रहता है। लेकिन LMA का जो लास्ट पॉइंट है वो कहां रहेगा डियर, लैरिंग्स से ऊपर ऊपर रहेगा। समझ में आ गया, तो याद रखिएगा। तो ये कब यूज करते हैं बच्चों, 2-3 पर्पज है। एक तो जब ईटी ट्यूब डाल नहीं पा रहे हो, यस और नो, ईटी ट्यूब डल ही नहीं रही है पेशेंट के अंदर, डिफिकल्ट हो रही है, तब इसका यूज करते हैं अपन टेम्पोररी, ठीक है। या फिर टेम्पोररीली अपन को थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो ईटी ट्यूब नहीं डाल करके क्या डालेंगे, LMA अपन डाल देते हैं। तो टेम्पोररी यूज करना हो एयरवे का तब इसको डालते हैं, ईटी नहीं लग रही है तब इसको डालते हैं, और एनेस्थीसिया देना हो तब इसको डालते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया देते टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो इसका यूज अपन कर सकते हैं। तो कब यूज करेंगे डियर, मेंटेन ओपन एयरवे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, पेशेंट विद डिफिकल्ट और फेल्ड एयरवे when ET ट्यूब इज फेल। तो जो 2-3 पॉइंट बताएं उस टाइम पे अपन LMA का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। इट इज LMA, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्या दिखाई दे रहा है डियर आपको, इट इज ऑल्सो एयरवे ओपनिंग डिवाइस विच इज नोन एज ग्यूडेल्स एयरवे। ग्यूडेल्स एयरवे
क्या बोलेंगे डियर, इसको गूडल्स एयरवे कहा जाता है। अलग अलग साइज का आता है। इसको नापने के लिए क्या करेंगे, एयरवे को लेंगे और ये जो अपना होता है ना मैंडिबल का कोना, इसको माउथ से कोने तक जो साइज पे आ रहा है उसी को यूज कर लेंगे अपन। देखो अलग अलग साइज के आ रहे हैं छोटे, ये सुनो, तो अलग अलग बच्चों से बड़ों के अकॉर्डिंग है। तो इसको नापने का कौन सा यूज करें, मान लीजिए एक पेशेंट आपके सामने 40 साल का, तो उसमें कौन सा यूज करो, तो एक रफली एस्टिमेशन हो जाता है माउथ के कॉर्नर से लेके और आपके मैंडिबल का कॉर्नर यहां के बीच में जो फिट बैठ रहा है वही अपन क्या करेंगे, वही गूडल एयरवे अपन यूज करेंगे टू ओपन द एयरवे। क्या यूज है डियर इसका, इट इज गूडल एयरवे। और इसका जो है देखो नाप रहे हैं अपन माउथ के कॉर्नर से, कहां नापा डियर, ये मैंडिबल का जो पॉइंट आ गया अपना, इस पॉइंट तक जो भी फिट बैठ रहा है उसको अपन ले लेंगे। यस डियर। और किस लिए यूज करते हैं डियर, एयरवे को ओपन करने के लिए अपन को टेम्पररी एयरवे को ओपन करना है तो गूडल का अपन यूज करेंगे। अगला डियर देखिए, एक आपको प्रोसीजर दिखाई दे रहा है, ये प्रोसीजर कौन सा है बच्चों, तो ये प्रोसीजर है हेमलिच मैनुअर। हेमलिच मैनुअर। और ये यूज किसमें करते हैं डियर, ये यूज करते हैं टू, यस, इसके अंदर जब भी पर्सन को एयरवे चोकिंग हो जाती है, एयरवे चोकिंग हो जाती है, उसके अंदर अपन किसका यूज करेंगे डियर, हेमलिच मैनुअर का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेमलिच मैनुअर में कौन सा एयर वॉल्यूम यूज होता है, तो याद रखिएगा डियर रेजिडुअल वॉल्यूम यूज होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम यूज होता है जो कि 1200 ml होता है। याद रखिए, पढ़ चुके हैं आप सब सारी की सारी पॉइंट। दूसरा डियर, ये ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखिएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑप्शन में मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये टिक करना, दूसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो इस पे टिक करना है, ठीक है बच्चों। तो रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये अपन यूज करते हैं बच्चों किसमें, इसके अंदर। इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया डियर एडल्ट के अंदर अगर एयरवे में कोई चोकिंग हो जाए, लेकिन एक छोटा बच्चा इन्फेंट के अंदर अगर एयरवे चोकिंग हो जाए तो उस इन्फेंट को ऐसे पीछे से पकड़ोगे तो पूरा ही हिल जाएगा वो, तो ये सुनो। तो उस बच्चे के अंदर क्या करना है डियर, बच्चे को हाथ पे होल्ड करना है, थोड़ा सा नेक नीचे होना चाहिए और 5 बैक ब्लो देने, क्या देने हैं, 5 बैक ब्लो देने हैं। फिर उसको सीधा करना है, फिर आपको 5 बार क्या करना है, प्रेस करना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, जैसा कि इमेज में मैं आपको दिखाता हूं, देखेगा डियर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, चोकिंग अगर बच्चे के अंदर हो जाए तो बच्चे को हाथ पे होल्ड करना है, होल्ड पे करने के बाद में डियर 5 बैक फ्लो, 5 बैक फ्लो उसे देना है, फिर सीधा करके अपन 2 फिंगर से डियर चेस्ट थ्रस्ट देंगे। इसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहे थे, इसमें चेस्ट, स्टर्नम के ऊपर उंगलियां रख के चेस्ट में थ्रस्ट देंगे ताकि जो भी चोकिंग म्यूकस वगैरह फंसा है वो बाहर निकल जाए बच्चों। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार। इन्फेंट एयरवे चोकिंग में क्या करेंगे, तो सीधा सा आंसर देना 5 बैक ब्लो। ओके डियर, इट इज हेमलिच मैनुअर। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो कौन सा इमेज है बच्चों, तो ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर ये आपको एक मास्क दिखाई दे रहा है, ये पाइप जा रहा है, इसकी जो पट्टियां, फोरहेड जो पट्टियां दिखाई दे रही है यानी बैंडेज हो गया, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज सीपैप और बाईपैप मास्क। वेंटिलेटर के 2 मोड होते हैं बच्चों जो कि नॉन इन्वेजिव मोड होते हैं, सीपैप और बाईपैप, यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो सीपैप एंड बाईपैप जो होते हैं ये दोनों मोड नॉन इन्वेजिव है, इनमें एटी इंट्यूबिशन या ट्रेक्योस्टोमी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसमें क्या लगाते हैं अपन, वेंटिलेटर मास्क लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, वेंटिलेटर मास्क, जिसे सीपैप और बाईपैप मास्क के नाम से भी जाना जाता है। ओके डियर, याद रखिएगा वेंटिलेटर मास्क और सीपैप और बाईपैप मास्क के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इमेज याद रखिएगा, माइंड के अंदर बसा लो। यस डियर, ये देखिए पेशेंट ने लगा रखा है, ये फोरहेड पट्टी हो गई। इसके अलावा डियर ये नोज को पूरा जो है ट्रायंगल शेप में, इसको ब्रॉड पार्ट है वो नीचे की तरफ होगा और नोज की तरफ में जो है इसका तिकोना वाला पार्ट होगा, और फिर ये आपका वेंटिलेटर से कनेक्टेड है बच्चों। तो सीपैप बाईपैप मास्क भी बोलते हैं और इसे वेंटी मास्क के नाम से भी जानते हैं। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मास्क है, तो आपको देखना है ये मास्क के साथ में लंबी सी ट्यूबिंग है, लगभग जो है 15 सेंटीमीटर की ट्यूबिंग होती है, और यहाँ पे जो है डियर यहाँ पे क्या लगा होता है, आपका कंट्रोल वाल लगा होता है। इसके अंदर अभी ब्लू वाल लगा हुआ है, कौन सा वाल लगा हुआ है डियर, ब्लू वाल लगा हुआ है। तो टोटल जो डियर अपने पास में 6 प्रकार के वाल होते हैं। कितने प्रकार के वाल होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के होते हैं। ऑरेंज, यस डियर, पिंक, ग्रीन, व्हाइट, येलो और ब्लू, इतने प्रकार के अपने पास क्या होते हैं डियर, वाल्व होते हैं। ठीक है डियर, तो इन वाल्व का अपन
ट्रिक के द्वारा याद रखते हैं कौन सा वॉल का कितना फ्लो है, पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक ट्रिक बता देता हूं फटाफट से, 2 मिनट अपनी लगेगी, फिर भी चलिएगा, देख ले बता देते हैं ट्रिक क्या है अपना। देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन। वेंचुरी मास्क बताया, तो ट्रिक है अपने पास में बी वी, बी बी, बी बी नहीं, बी वी, बी वी, बीवी हो गया, पत्नी को बीवी बोलते हैं, और यार, बीवी और यार, यार दोस्तों को बोलते हैं, यस एवर ग्रीन, सदाबहार, सदाबहार को अपन क्या बोलते हैं, एवरग्रीन। इंसान की लाइफ में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी पत्नी और एक उसके दोस्त, जिनके बीच में सामंजस्य कभी नहीं बैठता है, यस और नो। तो इन दो चीजें हैं वो इंसान के लिए सदाबहार होते हैं, वो अपने दुख बता सकता है, यस और नो। तो ट्रिक से बताएंगे, बी से हो जाएगा डियर ब्लू वेंचुरी मास्क, बी से हो जाएगा डियर व्हाइट वेंचुरी मास्क, और से हो जाएगा डियर ऑरेंज वेंचुरी मास्क, यार से हो जाएगा डियर येलो वेंचुरी मास्क, र से हो जाएगा डियर रेड वेंचुरी मास्क, ठीक है डियर, और एवरग्रीन से हो जाएगा डियर ग्रीन वेंचुरी मास्क। तो ये आपको जो है इमेज में दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पिंक दिखाई दे रहा है ना, ये रेड है, ये कैसा डियर रेड है, याद रखिएगा। रेड नहीं मिले तो पिंक भी वही चीज है जो रेड करता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर। तो दीज आर वेंचुरी मास्क, हर मास्क की अलग कैपेसिटी, अलग फ्लो वो डाल सकता है। तो सपोज करिए अगर किसी पर्सन को 2 लीटर पर मिनट एयर देना है, जैसे सीओपीडी के पेशेंट को देते हैं 2 लीटर से कम ही देते हैं अपन, तो सीओपीडी के पेशेंट को अगर एयरवे देना वेंचुरी मास्क से तो 2 लीटर कैपेसिटी वाला यूज करेंगे। तो याद रखिए ब्लू की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, और 24% इसका FiO2 होता है, यानी फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा डियर इसका, 24% होगा। अब इसी सीक्वेंस को याद रख लो आप, बीवी और यार एवरग्रीन, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। देखो 2 लीटर ब्लू, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 10, ठीक है डियर। इसके बाद में ये 24, ये 28, ये 32, बट बुक्स में 31 लिखा है, मैं 32 लिख देता हूं, ये 35 होता है बुक्स के अंदर, लेकिन मैं 36 लिखता हूं 4-4 के गैप में, और ये हो गया डियर 40%, ये सभी परसेंट में डियर। तो 24, 28, 32, 36 और 40%। मैंने बोला ये बुक्स में 31 होता है, ये 35 होता है, कोई विशेष फर्क नहीं, 1% का याद रख लीजिएगा। और जो ग्रीन बच गया डियर, उसमें जंप लगाना है, क्या करना है, जंप, तो सीधा 10 से 15, और ये सीधा 40 से 60, दैट्स इट। ये देखो 10 से 15 पहुंचा, और ये 40 से सीधा पहुंच गया 60। तो ये 15 लीटर पर मिनट एयर जो है पुश करेगा, कौन सा, ग्रीन। तो अगर किसी पेशेंट को 15 लीटर एयर देनी है पर मिनट, तो कौन सा वाल्व यूज करोगे बच्चों, इसमें कौन सा वाल्व लगा दोगे, ग्रीन वाला वाल्व लगा दोगे। अगर मान लीजिए 8 लीटर पर मिनट देनी है, 8 लीटर पर मिनट देनी है बच्चों, तो कौन सा लगा दोगे, येलो वाल्व लगा दोगे। 4 लीटर देनी है तो व्हाइट वाल्व लगा दोगे। अब इसको रटना नहीं है, इसको ट्रिक को याद कर लो। ट्रिक क्या है डियर, बीवी और यार एवर ग्रीन, सदाबहार। तो इसी सीक्वेंस में बढ़ते जाओ, 2, 4, 6, 8, 10 और सीधे 15, फिर 24, 28, 32, 36, 40 और सीधा 60, ठीक है डियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। ये इमेज कौन सा दिख रहा है बच्चों, तो ये इमेज आपको जो है देखिएगा, ये यूनी वे वाल होता है, इट इज नोन एज आसरमान, आसरमान सील बोलते हैं डियर, इसे क्या बोलते हैं, आसरमान सील बोलते हैं, जो कि ओपन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स में यूज करते हैं बेटा। ओपन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है मैंने। अगर कोई बाहर से सोर्स आकर के पेनिट्रेट कर दे लंग्स को और एयर बाहर गस आउट हो रही है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे डियर, ओपन न्यूमोथोरेक्स को प्रिवेंट मतलब सही करने के लिए अपन ये सील लगा देते हैं। इट इज नोन एज आसरमान सील। इमेज बसा लीजिएगा आपके नैनो के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है डियर, दिस इज वैक्यूटेनर। क्या है बच्चों, ये वैक्यूटेनर, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो जो ग्रीन कलर की जो होगा डियर, इट इज वैक्यूटेनर, वैक्यूटेनर। तो जो ग्रीन कलर का वैक्यूटेन होता है डियर, है फॉर हरा, है फॉर हिपेरिन, याद रखिएगा। हिपेरिन हिपेरिनाइज्ड वाइल होती है। कैसी होता है डियर, हिपेरिनाइज्ड। तो अगर आपको एबीजी सैंपलिंग वैसे तो एज सून एज पॉसिबल लगा देते हैं, बट विद इन 30 मिनट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हिपेरिनाइज्ड वाइल जो है, हिपेरिनाइज्ड वैक्यूटेनर होता है, कौन सा, हरा। इसके अंदर कौन सा होगा डियर, कौन सा एंटीकोगुलेंट होगा, हिपेरिन होगा। और एबीजी सैंपलिंग,
एबीजी सैंपलिंग पढ़ा चुका हूं मैं बहुत डिटेल से। एबीजी सैंपलिंग का जो ब्लड सैंपल है वो किसमें लेंगे अपन, इस वैक्यूटेनर में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है डियर, हिपेरिन है, ठीक है, हिपेरिन का पाउडर होता है। इसके अलावा और भी कलर होते हैं, जैसे लाइक येलो कलर, रेड कलर, क्या मतलब है उनका सीखते हैं, चलिएगा डियर। तो ये दीज आर नोन एज वैक्यूटेनर, यस डियर। तो अलग अलग कलर की बात करेंगे डियर। रेड कलर का अगर ये टॉप हो तो उसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, ठीक है डियर, याद रखिएगा, कोई एंटीकोगुलेंट उसमें, नो एंटीकोगुलेंट। और उसको सीरोलॉजिकल स्टडीज में यूज करते हैं, लाइक सीरम इलेक्ट्रोलाइट अपन को मेजर करने हैं, तो जो भी कोई सीरम टेस्ट करेंगे अपन कौन सी लेंगे डियर, रेड वाइल के अंदर लेंगे, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सीरम बिलिरुबिन, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके आगे सीरम जुड़ता है, सीरम सोडियम, सीरम लिथियम, ये सुनो, तो उन टेस्ट का पता लगाने के लिए अपन रेड वैक्यूटेनर यूज करेंगे। दूसरा ग्रे, ग्रे कब यूज करेंगे, तो ग्रे का नाम जी से शुरू हो रहा है, G4 होता है डियर, क्या, यस, G4 क्या होता है, शुगर, शुगर में भी जी आता है, यस और नो, तो याद रखिएगा। तो शुगर एनालिसिस या ग्लूकोज एस्टिमेशन, जी शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का अगर एनालिसिस करना, मान लो HbA1c टेस्ट करना है, ठीक है, फास्टिंग शुगर करना है, कोई भी शुगर का सैंपल लेना, तो वो किसमें लोगे डियर, ग्रे के अंदर लोगे। और इसमें क्या होगा बेटा, सोडियम फ्लोराइड होगा, 2 से 3 बार ये एमसीक्यू आ चुका है। ग्रे शुगर एनालिसिस के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो आंसर क्या देना डियर, सोडियम फ्लोराइड। कौन सा यूज करेंगे डियर, याद रखिएगा, सोडियम फ्लोराइड, अभी बोल रहा हूं, आ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तीसरा होता है डियर पर्पल, पर्पल जो वैक्यूटेनर है वो किस में यूज करते हैं डियर, मोस्ट कॉमनली यूज होता है हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में। ब्लड से रिलेटेड कोई भी टेस्ट होगा, हेमेटोलॉजिकल स्टडी, सीबीसी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो पर्पल कलर में लेंगे, और उसमें क्या होता है बच्चों, ईडीटीए प्रेजेंट होता है। तो पर्पल वाइल में क्या होगा बच्चों, ईडीटीए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू, यस डियर, ब्लू के अंदर क्या होगा, तो ये हो गया डियर नीला, नीला, नैसे नीला, नैसे नींबू, नींबू होता है खट्टा, और मतलब सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट मतलब खट्टा, तो इस तरीके से याद रखो। तो सोडियम सिट्रेट होगा डियर किसमें, नीली वायल में। और नीली जो वायल है वो यूज करेंगे डियर कोएगुलेशन स्टडीज में, कौन सी में डियर, कोएगुलेशन स्टडीज, लाइक पीटीआईएनआर, एपीटीटी, उनके अंदर अपन इसको यूज करते हैं बच्चों। इसके अलावा हरा मैंने बताई दी आपको, हिपेरिनाइज्ड होती है, लाइक एबीजी बोन मेरो स्टडीज में यूज करेंगे। और लास्ट जो है डियर येलो, बहुत कम यूज करते हैं वैसे तो, इसमें प्लेन सिट्रेट होता है, जो कि ब्लड कल्चर, येलो किसके लिए यूज करेंगे डियर, ब्लड कल्चर के लिए अपन यूज करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो दीज आर वैक्यूटेनर कलर्स। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं अपन। नेक्स्ट ये क्या है डियर, ये आपको दिखाई दे रहा है, इट इज पिनार्ड, पिनार्ड फीटोस्कोप, जो कि फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज करते हैं। और ये जो है, इससे साउंड सुनाई देगी 16 से 20 वीक के बाद, आफ्टर 16 to 20 वीक जो है साउंड अपन को सुनाई देती है, किसके द्वारा, पिनार्ड फिटोस्कोप से। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं डियर, अगला इमेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 4 से 5 अपन आर्टरीज पढ़ेंगे, फोर्सेप्स पढ़ेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है डियर, तो ये याद रखिएगा डियर, इट इज एलिस, एलिस फोर्सेप्स। इसको पहचानने का तरीका समझिएगा डियर, एलिस फोर्सेप्स को पहचानने का तरीका क्या है डियर, सीधी फोर्सेप्स है, आगे की तरफ में देखो दांतें दिखाई दे रही है आपको। इस इमेज को इधर ले आते हैं अपन, देखो आगे की तरफ क्या दिखाई दे रही है डियर, दांतें दिखाई दे रहे हैं। और कितने दांतें होंगे डियर, 1 2 3 4, एक तरफ तो होंगे बच्चों 4 टूथ होंगे, और एक तरफ बच्चों 1 2 3 4 5 टूथ होंगे। कितने टूथ होंगे डियर, 4 और 5 के रेशियो में टूथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चों, याद रखिएगा। कितने टूथ होंगे इसमें, 4 और 5 टूथ वहां पे प्रेजेंट होंगे, एक साइड में 4 और एक साइड में 5, ताकि वो इस तरीके से इंटरलॉक हो जाए। जब भी डियर टिश्यूज को रिट्रैक्ट करना हो, इसका अपन यूज करेंगे। और मोस्टली ये टिश्यू को डैमेज करती है, इसलिए तब ही यूज करते हैं इसको जब किसी टिश्यू को बाहर निकालना हो। मान लीजिए कोई प्रोसीजर किया जा रहा है, लाइक कॉलिसिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, मतलब गोल ब्लैडर को रिमूव करना है, तो उस टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं, लाइक क्योंकि ये पकड़ेगी, पकड़ने के बाद में उसे डैमेज कर देगी, क्योंकि आगे टूथ है। तो जो भी टूथ वाली होती है उनको कब यूज करते हैं बच्चों, जब किसी टिश्यू को निकालना हो, बाहर रिमूव करना हो, तभी अपन यूज करेंगे। और ये कौन सी फोर्सेप्स है बच्चों, एलिस फोर्सेप्स। पहचान क्या है, पहचान क्या है डियर, एक तरफ 4 दांत मिलेंगे और एक तरफ 5 दांत मिलेंगे, जो कि इस तरीके से फंस जाते हैं। चलेगा, इसका यूज क्या बच्चों, इट इज एलिस फोर्सेप्स। और यूज क्या है, इसका यूज है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में। और इसको यूज कब करते हैं बच्चों, डैमेज, ये डैमेज कर सकती है। दे आर मेनली यूज्ड टिश्यू अबाउट टू बी रिमूव, जब किसी टिश्यू को रिमूव करना हो तभी इसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं करते। अदरवाइज अपन वेब को भी यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे डियर, आगे दिखाऊंगा। चलेगा, आगे बात करते हैं। तो एलिस फोर्सेप्स आपको समझ में याद रहेगा। आगे कितने दांत है, एक तरफ 4 एक तरफ 5। अपने हाथों में कितने दांत है डियर,
5 और 5 10 हो गए, लेकिन इसमें एक तरफ 4 ही है और एक तरफ 5 दांत है जो कि आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। ये हो गया। एक और इसके जैसी होती है डियर, उसे अपन बोलते हैं वल्सेलम। देखिएगा इमेज दिखाता हूं आपको, ये जो आपको दिखाई दे रही है सेम एलिस की तरह है, बट इसे बोलते हैं डियर वल्सेलम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे वल्सेलम कहा जाता है। सेम उसके जैसी ही है, किसके जैसी? एलिस की तरह ही है, लेकिन ये क्या है डियर? वल्सेलम है। और इसकी पहचान देखिएगा, इसके दांते जो है, इसके दांते मिलेगा आपको एक तरफ डियर याद रखिएगा 3 और दूसरी तरफ मिलेगा 4। 3:4 के टूथ मिलेंगे। और थोड़ी सी ये क्या होगी डियर? कर्व होगी। जबकि एलिस कैसी थी डियर? एलिस स्ट्रेट थी। एलिस कैसी थी? स्ट्रेट थी। वल्सेलम क्या है? थोड़ा सा कर्व्ड। इनका रेशियो कितना था डियर? 4:5 टूथ थे। 4:5 टूथ थे एलिस के अंदर, जबकि वल्सेलम में कितने बच्चों? कितने हैं डियर? 3:4 टूथ है। कोई कोचिंग आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगी, ना ही बुक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन होगा। समझते जाइएगा, बने रहिए। फटाफट से अपन क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। वल्सेलम का यूज क्या है डियर? तो वल्सेलम फोर्सेप्स को अपन यूज करते हैं डियर, यूज टू ग्रिप द सर्वाइकल लिप्स। सर्वाइकल लिप्स, विजुअलाइज द सर्विक्स एंड यूज टू वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। मैंने बोला जिसमें भी टूथ होंगे उसमें ऑर्गन को जब रिमूव करते हैं तभी यूज करेंगे, और हिस्टेक्टोमी में अपन क्या कर रहे हैं डियर? रिमूव करते हैं। एक्टोमी का मतलब क्या होता है डियर? एक्टोमी का मतलब रिमूवल। तो हिस्ट्रो का मतलब हो गया डियर यूट्रस। तो यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं तब अपन टूथ वाले वल्सेलम को यूज करेंगे। तो एलिस फोर्सेप्स को नॉर्मल बॉडी टिश्यू में यूज करेंगे, जबकि वल्सेलम को ओबीजी के अंदर अपन यूज करेंगे। तो ओबीजी के अंदर, यस डियर, ऑप्शन गायनिक के अंदर एलिस फोर्सेप्स का रिप्लेसमेंट कौन है? वल्सेलम होगा। याद रखेंगे आप लोग। तो वल्सेलम में टूथ कितने होंगे? एक साइड में कितने? 3 टूथ, एक साइड में 4 टूथ। जबकि एलिस में एक साइड में 4 टूथ, एक साइड में 5 टूथ होंगे बच्चों। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो है वो हुक होता है, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ताकि हुक्स में जो है जकड़ी जाए। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। यस डियर, ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें टूथ नहीं है, बट एलिस फोर्सेप्स के जैसा ही है। ठीक है डियर, तो ये जो है आपके पास में ये है बैबकॉक। क्या है डियर? बैबकॉक बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? इसे बोला जाता है बैबकॉक फोर्सेप्स बोला जाता है। और जब टिश्यू को रिमूव नहीं करना है, सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करना है, तो आगे के इसके किनारे ब्लंट होते हैं। है तो इस तरीके से ही आगे बैबकॉक बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट ये टूथ नहीं है यहाँ पे सिंपल है। और ये सिंपल होकर के किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को, जिसको डैमेज नहीं करना है, डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करना है, उसको रिट्रैक्ट करना है, तो अपन किसका यूज करेंगे डियर? बैबकॉक फोर्सेप्स का यूज अपन कर सकते हैं। तो इमेज देख लीजिएगा आप लोग, आगे दिखाई दे रहा आपको 2 फिंगर इस टाइप से जो है, इस तरीके से, जबकि वहां पे क्रॉस हो रहा था इस तरीके से क्रॉस, जबकि यहाँ पे ऐसा है, यानी ब्लंट होगा। जबकि एलिस में और वल्सेलम में क्या था? इस तरीके से टूथ इंटरलॉक हो जाते थे। यस और नो? तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज बैबकॉक। चलिए, यूज क्या बच्चों? तो मैंने बताया ग्रेप्स द डेलिकेट टिश्यू। अभी भी मैंने बताया ऐसे टिश्यू जिनको डैमेज नहीं करना चाहते हो, तो वहां पे बैबकॉक अपन यूज करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे। लाइक यहाँ पे ऑप्शन है लेप्रोटोमी, इंटेस्टाइनल प्रोसीजर वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट। ये क्या है डियर? तो सिंपल सा इमेज है, आपको पता होगा आई थिंक। ये इट इज प्रोक्टोस्कोप। यस डियर, किसको विजुलाइज करने के लिए? तो प्रोक्टोस्कोप में, यस डियर, इसको एनस के थ्रू इंसेक्ट करते हैं रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए। किसको डियर? रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए। ये जो पीछे की तरफ में है इसको पुल कर लेते हैं, देन आफ्टर रेक्टम को डायरेक्ट अपन विजुलाइज जो है कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो ये अपना पास कैसा डिवाइस डियर? इट इज प्रोक्टोस्कोप। याद रखिएगा, इट इज प्रोक्टोस्कोप। कब क्यों यूज करेंगे? टू विजुलाइज द रेक्टम। चलिए, नेक्स्ट। यस डियर, ये जो आपको लॉन्ग दिखाई दे रही है, लॉन्ग हैंडल वाली दिखाई दे रही है, इस तरह का कोई जानवर देखा आपने जिसकी चोंच बहुत लंबी होती हो? घड़ियाल का नाम सुना होगा, जो कि एक मगरमच्छ है। तो इसे अपन बोलते हैं डियर क्रोकोडाइल आर्टरी। क्या बोलेंगे डियर इसे? क्रोकोडाइल फोर्सेप्स के नाम से जाना जाता है। यस, क्रोकोडाइल जो घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल, घड़ियाल देखा आप लोगों ने? नहीं देखा तो इमेज सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। घड़ियाल के जैसी चोंच आपको दिखाई दे रही है। आगे ये चोंच आगे की तरफ में खुलती है, आगे तीखी चोंच होती है डियर। तो ये जो फोर्सेप्स है वो फोर्सेप्स क्या कहलाएगी डियर? क्रोकोडाइल फोर्सेप्स कहलाएगी। इसका यूज करते हैं लाइक ईयर ईएनटी प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं डियर? ईएनटी प्रोसीजर्स में, लाइक ईयर वैक्स वगैरह निकालना, मतलब एक्सटर्नल ईयर के जो प्रोसीजर्स है उसमें इसका यूज अपन करेंगे। किसका? घड़ियाल का। घड़ियाल का यूज कहाँ करेंगे? ईयर के प्रोसीजर में, क्योंकि आराम से ईयर कैनाल में आगे चल जाएगा। आगे फ्लेक्सिबल टिप भी है इसका। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट। तो ये क्या है? अभी अभी बताया
यस डियर, ईएनटी प्रोसीजर्स में यूज करते हैं ईयर वैक्स वगैरह को, फॉरेन बॉडी अगर कान में चली जाए उन सभी को निकालने के लिए डियर किसका यूज करेंगे, इसका यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रोमेट ट्यूब एक डाली जाती है मिडिल ईयर में से ड्रेन करने के लिए, ग्रोमेट ट्यूब डालते हैं उसमें से ड्रेन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एक और देखो उसके जैसी दिख रही है, क्रोकोडाइल जैसी, अभी अभी देखी थी अपने क्रोकोडाइल, बट ये क्रोकोडाइल से भी लंबी चोंच है, क्रोकोडाइल से भी लंबी चोंच है। और इस लंबी चोंच वाली क्रोकोडाइल के जैसे ही दिखती है, क्रोकोडाइल फोर्सेप्स के जैसी है, बट इसे बोलेंगे बायोप्सी फोर्सेप्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, बायोप्सी फोर्सेप्स इसे कहा जाएगा। क्रोकोडाइल से कैसे डिफरेंस है, देखो क्रोकोडाइल की जो गर्दन है बच्चा वो क्या होती है, छोटी होती है एक तो, और एक आगे किनारे जो है इसके वो कैसे तीखे हैं, किनारे कैसे बच्चों तीखे हैं, दो डिफरेंस। दूसरा चीज देखो इसमें बायोप्सी फोर्सेप्स के अंदर क्या हो रहा है डियर, आगे किनारे ब्लंट है, किनारे क्या है तीखे नहीं है, ब्लंट है, और ये जो है लंबी है, लॉन्ग हैंडल है। ये कैसा डियर, लॉन्ग हैंडल होता है, याद रखिएगा। इट इज बायोप्सी फोर्सेप्स। अगर कोई टिश्यू बायोप्सी लेना है तो इसके द्वारा अपन उसको ले सकते हैं, जबकि क्रोकोडाइल का यूज करेंगे ईएनटी प्रोसीजर के लिए। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास ये आ गया रिगली फोर्सेप्स, ठीक है डियर। तो रिगली फोर्सेप्स का यूज कब करते हैं, तो इसका शेप देखो, बच्चे के हेड को होल्ड करके डिलीवरी करवाने में इसका यूज अपन करेंगे। तो जब बच्चे का हेड जो है डियर, क्राउन जो है दिखने लग जाए, यस और नो, क्राउन जो है बच्चे का वेजाइना के थ्रू दिखने लग जाए, क्राउनिंग होने लग जाए, यानी बच्चा +3 स्टेशन के बाद बाहर आ गया, यानी स्चियल स्पाइन से 3 सेंटीमीटर आगे आ गया है, उस टाइम पे रिगली फोर्सेप्स के द्वारा बच्चे के हेड को होल्ड करते हैं और फिर बच्चे को अपन बाहर जो है, यानी इसको बोल सकते हैं मैनुअल डिलीवरी करवाने के लिए, डिलीवरी को असिस्ट कराने के लिए यूज करते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, रिगली फोर्सेप्स। क्या बोलेंगे इसे, रिगली। नाम रे से बोल रहा हूं बट डब्ल्यू से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, याद रखना। इट इज रिगली फोर्सेप्स। और रिगली फोर्सेप्स का यूज कब करते हैं बच्चों, इट इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड इन डिलीवरीज विच द बेबी व्हेन इट इज स्टेशन +3। जब बच्चा +3 स्टेशन पे आ गया है बच्चों, उस टाइम पे अपन रिगली फोर्सेप्स का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, सर को होल्ड करने जैसा ही इसका इमेज है, इस वजह से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है, तो दिस इज, आगे से देखो आपको राउंडेड शेप में दिखाई दे रही है, जैसे मैं हाथ ऐसे बना लूं ना इस तरीके का, ये आगे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ आ जाए और यहाँ पे आने के लिए होता है ओवम, तो इसे बोलेंगे डियर ओवम फोर्सेप्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसे कहेंगे अपन ओवम फोर्सेप्स के नाम से जानेंगे। यानी आपके ये भी प्रोसीजर से रिलेटेड हो गए, ओवम को होल्ड करने के लिए जो है यूज करेंगे बच्चों। कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू ग्रैस्प, होल्ड एंड मैनिपुलेट और रिमूव द टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस एंड इंक्लूडिंग द ओवम एंड प्लेसेंटा। ओवम प्लेसेंटा वगैरह को बाहर निकालने के लिए इसको अपन यूज कर सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो ये क्या है, ओवम फोर्सेप्स, जैसा नाम वैसा ही काम। चलेगा, आगे आपको याद रखना है, ऐसे कप जैसा दिखाई देंगे दोनों साइड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यस डियर, ये क्या है, ये कैसी इमेज है, तो एक लंबा सा जो है वायर जैसा दिख रहा है, आगे की जो टिप है बच्चों, वो टिप कैसी दिखाई देगी इसकी, ये टिप इस तरीके की अपन को दिखाई दे रहा है, हुक जैसा दिखाई दे रहा है, और ये हुक जैसा है। तो ये जो देखो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ते हैं, और अपन ने पढ़ा भी रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, अपनी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर जो इंसर्ट किए जाते हैं, उनको अगर रिमूव करना हो तो किस हुक का यूज करेंगे डियर, IUCD रिमूवल हुक। किसका यूज करेंगे बच्चों, IUCD रिमूवल हुक। तो ये क्या है डियर, IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रिमूवल हुक। IUCD को रिमूव करने के लिए इसका यूज अपन करेंगे। पहचान देख लो, टिप में कैसा हुक जैसा आपको दिखाई देंगे, ठीक है डियर। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, लास्ट ईयर नोट सेट में आ चुका बच्चों। तो ये क्या है डियर, इट इज यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड, ये क्या है बच्चों, यूटेराइन साउंड है, जो कि हेल्प करता है IUCD इंसर्शन में, और डेप्थ ऑफ यूटरस असेस करने में, और IUCD इंसर्ट करने में किसका यूज करते हैं डियर, अपन किसका यूज करते हैं, यूटेराइन साउंड। इसे साउंड बोलते हैं,
साउंड से कोई रिलेशन नहीं है, बट नाम है इसका यूट्राइन साउंड। यानी यूट्रस के अंदर कितना एरिया है उसको पता लगाने के लिए यूट्राइन साउंड का यूज करते हैं। थ्रू द वेजाइना, ये होल्डर हो गया, थ्रू द वेजाइना इसे इंसर्ट किया जाता है, आगे से राउंडेड टिप होता है डियर, ठीक है, थ्रू द वेजाइना, फिर इसकी लेंथ वगैरह ये मार्किंग बनी हुई है, इसके अनुसार अपन इट इज यूट्राइन साउंड। ठीक है बच्चों, तो यूट्राइन साउंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यस डियर, यूट्राइन साउंड क्या है? यूट्राइन साउंड जो है प्लेसमेंट ऑफ आईयूडीज, प्लेसमेंट ऑफ आईयूडी, और इसके अलावा साइज एंड शेप ऑफ यूट्रस का अगर पता लगाना है, यूट्रस की वाल की थिकनेस का पता लगाना है, तो यूट्राइन साउंड का यूज अपन वहां पे करेंगे बच्चों। ठीक है, याद रखना, लंबी सी छड़ी लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक जादू की छड़ी होती है ना इस तरीके से, वैसी जो परी लेके घूमती है पिक्चरों के अंदर, आगे एक स्टार होता है बस उसमें, तो उस तरीके की जो छड़ी दिखाई दे रही है आपको, दैट इज यूट्राइन साउंड। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, ये क्या है? ये इमेज है डियर, इट इज हेगार डायलेटर। हेगार डायलेटर क्या है बच्चों? ये हेगार डायलेटर है। देखिए इमेजेस में देखिए, हेगार डायलेटर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हेगार डायलेटर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसा? एक तरफ तो हो गया डियर सिंगल एंड, यानी यहाँ पे पतला हो गया आगे की तरफ में, जबकि ये दोनों बोथ हैंडेड है। तो ये जो आपको इमेजेस में दिखा रहे हैं ये सभी देखो डबल एंडेड है, ये सभी क्या है बच्चों? डबल एंडेड है। ये भी डायलेटर का ही काम करते हैं, ओबीजी के अंदर इनका यूज करते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है यहां से चपटा है, ये सिंगल एंडेड है, जबकि ये क्या हो गया? ये डबल एंडेड, और ये सभी आपको डबल एंडेड दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होते हैं बच्चों। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी मॉस्किटो आर्टरी। कौन सी है बच्चों? ये मॉस्किटो आर्टरी है, और ये दो प्रकार की होती है, कर्व्ड एंड स्ट्रेट। मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटो आर्टरी इन्हें कहा जाता है। और इन मॉस्किटो आर्टरी प्लेन आर्टरी होती है, बट इनके अंदर थोड़े से दांते बने होते हैं। प्लेन में दांते नहीं होते, इनमें थोड़े थोड़े कट बने होते हैं ताकि टिश्यू को वो होल्ड अच्छे से कर सके बच्चों। चलेगा, देखिए ये क्या है अपने पास में, ये देखो स्ट्रेट वाली, यही वाली इमेज है। इसके अंदर देखो इस तरीके से अंदर कर्व, मतलब लाइनें बनी होती है ताकि किसी भी टिश्यू को ये होल्ड करके वहां पे एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सके। और ये कर्व्ड वाली के अंदर हो गई, यस और नो? तो स्ट्रेट और कर्व्ड इस तरीके से होते हैं। दिस इज नोन एज मॉस्किटो आर्टरी। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? मच्छर आर्टरी, मच्छर धमनी बोलेंगे, ठीक है, मच्छर आर्टरी से कहा जाएगा, इट इज मॉस्किटो आर्टरी। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे डियर, इमेज याद रखिएगा माइंड में। नेक्स्ट इमेज बच्चों, मॉस्किटो आर्टरी का ही रूपांतरित रूप। इसमें क्या कर दिया, आगे मॉस्किटो आर्टरी में ही आगे क्या कर दिए, एक तरफ एक दांत, एक तरफ दो दांत। अभी एलिस में पढ़े थे 4 और 5, वल्सेलम में पढ़े थे 3 और 4, यस और नो? यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2, एक तरफ 1 और एक तरफ 2 टूथ है। केवल एक तरफ एक दांत होगा, एक तरफ 2 दांत होगा, इस तरीके से ये ऊपर से फंसा होंगे। देखो ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये 2 दांत हो गए, ये हो गए। तो इसको याद रखने के लिए देखो 2 दांत को अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये कौन से लेटर जो है, देखो ये हो गया आपके एक दांत और दूसरा दांत हो गया बच्चों ये। तो ये ABCD के जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? के, इसलिए इसे बोलते हैं कोचर आर्टरी के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों। किस नाम से जानेंगे इसे? कोचर आर्टरी के नाम से जानेंगे। किसी टिश्यू को होल्ड करना है, मतलब आपका जो मॉस्किटो आर्टरी था उसमें बहुत अच्छा ग्रिप नहीं बनता, ग्रिप अच्छी बनानी है तो अपन क्या यूज करेंगे डियर? कोचर आर्टरी का यूज करेंगे। तो याद रहेंगे आप लोग, कोचर आर्टरी किस तरीके से याद रखना है, एक तरफ 2 दांत है, एक तरफ एक दांत होगा, बस फंस जाएंगे इस तरीके से, टिश्यू को होल्ड कर लेंगे। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे डियर। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ये अम्बलाइकल कॉर्ड क्लैंप है। जब डिलीवरी हो जाती है, अम्बलाइकल कॉर्ड को काटा जाता है 5 सेंटीमीटर टू द फीटस, और कट लगाने के बाद में यस डियर वहां पे क्लैंप लगा देते हैं बच्चे की साइड में, जो बच्चे की तरफ छोड़ते हैं ना 5 से 7 सेंटीमीटर, उस पार्ट पे अपन इसको क्लैंप को लगा देते हैं। ठीक है डियर, तो ये कौन सा क्लैंप है बच्चों? याद रखिएगा, इट इज अम्बलाइकल कॉर्ड क्लैंप, इट इज अम्बलाइकल कॉर्ड क्लैंप। चलिएगा, नेक्स्ट डायग्राम। ये कौन सी सिरिंज दिखाई दे रही है बच्चों? तो ये सिरिंज है इंसुलिन सिरिंज। कौन सी सिरिंज है बच्चों? इंसुलिन सिरिंज। और इंसुलिन कहां लगाते हैं डियर? सब क्यूटेनियस रूट में इसको लगाते हैं, पैरा अम्बलाइकल के चारों तरफ एब्डोमिनल एरिया के अंदर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रहेगा, पतली सिरिंज दिखाई दे रही है, नंबर है यहाँ पे 10, 15, 20, ये यूनिट है। कितना यूनिट आपको लेना है? इंटरनेशनल यूनिट में होता है ना सिरिंज, इंसुलिन, यस और नो? तो ह्यूमुलिन वगैरह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, यस डियर। तो वो जो है ये सिरिंज कौन सी होगी बच्चों? इंसुलिन सिरिंज। एक और देखते हैं डायग्राम।
यस डियर, ये कौन सी सिरिंज है? तो आप कहोगे सर ये भी तो इंसुलिन सिरिंज ही है। नहीं बच्चों, ये इंसुलिन सिरिंज नहीं है। दिखाई दे रही है इंसुलिन की जैसी, लेकिन यहाँ पे मार्किंग का फर्क है। देखो यहाँ पे मार्किंग कैसा है, 10, 15, 20, 25, है ना। इधर भी इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, ये थोड़ी बड़ी वाली है इंटरनेशनल यूनिट में। लेकिन ये जो सिरिंज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इस सिरिंज के अंदर मार्किंग देखो 0.2, 0.3, ऊपर 0.1 भी है, दिख नहीं रहा, ब्लैक एरिया आ गया। 0.4 पॉइंटों में है यहाँ पे। तो ये जो सिरिंज जिसमें पॉइंटों में यूनिट लिखी होती है, इट इज ट्यूबरकुलिन सीरीज, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपको पढ़ा चुका हूं मैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए करते हैं? इसे मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि यस डियर किसके लिए करते हैं? यस, ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। आपको यहाँ पे इंट्राडर्मल जो है 0.1 ml ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और आफ्टर 72 आवर, 72 घंटे के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा गोला बन गया, चकता बन गया, और चकते को बोलते हैं इंड्यूरेशन। और चकते की साइज अगर 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm से बड़ी है, 10 mm से बड़ी है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। और 10 mm से जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हैमर, हथौड़े जैसा, इसे बोलेंगे बच्चों रिफ्लेक्स हैमर, रिफ्लेक्स हैमर। यस डियर, फटाफट से रैपिड रिवीजन क्लास चल रही है। रिफ्लेक्स हैमर, रिफ्लेक्स हैमर का काम क्या है डियर? टू टेस्ट द रिफ्लेक्स, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस को, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को पता लगाने के लिए अपन रिफ्लेक्स हैमर को यूज करते हैं बच्चों। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस सारे पढ़ा चुका हूं। नी जर्क रिफ्लेक्स, एंकल या जिसे पेटलर रिफ्लेक्स बोलते हैं, दूसरा एंकल रिफ्लेक्स, तीसरा बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स और ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स। तो 5 डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस और 2-3 सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस भी बताए थे मैंने आपको, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस वगैरह याद रखिएगा। चलेगा, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को असेस करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, इट इज रिफ्लेक्स हैमर। न्यूरोलॉजी के अंदर काफी यूज आता है बच्चों। देखिएगा एक टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसमें डियर पेटेलर रिफ्लेक्स, पेटेलर रिफ्लेक्स और नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, जिसमें डियर यहाँ पे जो मसल होती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जिसको डियर L2, L3 और L4 स्पाइनल नर्व सप्लाई होती है। जैसे हथौड़ी मारेंगे, इन नर्व के थ्रू स्पाइनल कोड से रिफ्लेक्स आएगा, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, पैर आगे की तरफ मूव करेगा। शॉर्ट में बताया, काफी डिटेल से समझा चुका हूं, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्स हैमर। चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं डियर, ये इमेज कौन से डिवाइस की है? तो ये तो हो गया डियर कॉटरी मशीन, और ये हो गया डियर कॉटरी। कॉटरी का मतलब समझ में आता है, ड्यूरिंग द सर्जरी या किसी वार्ड को, टिश्यू को, ब्लीडिंग को रोकने के लिए या उसे नेक्रोटाइज करने के लिए कॉटरी का यूज अपन करते हैं डियर। तो ये कॉटरी मशीन हो गई और ये हो गई कॉटरी। इसे इलेक्ट्रो कॉटरी के नाम से भी जाना जाता है। चट चट की आवाज आती है ना, तो ताकि जहां से ब्लीडिंग होती है, किसी टिश्यू को स्टॉप करना हो, तो कॉटरी का यूज करते हैं। इमेज बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, टू कोगुलेट और रिमूव द वाट्स। चलिए नेक्स्ट, ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज कौन सी ट्यूब है डियर? तो इट इज सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। कौन सी ट्यूब है बच्चों? ये एसबी ट्यूब। इसे क्या बोलेंगे? एसबी ट्यूब के नाम से जानते हैं। और इसका यूज किस में करेंगे डियर? देखो ईसोफेगस के अंदर अगर वेरिसेज हो जाए, ईसोफेजियल वेरिसेज अगर हो जाए, तो उसमें इसको यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये जो बलून है वो स्टमक में जाएगा, और ये जो ट्यूब है, लंबी ट्यूब है, वो ईसोफेगस में 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, जो कि ईसोफेगस में प्लेस हो जाएगी। उसके बाद में इधर से अपन क्या करेंगे डियर? फ्लूइड डाल करके इसको फुला देंगे। अब ये फूलेगी तो ईसोफेगस में जो भी वेरिसेज बने हुए थे वो पिचक जाएंगे, और ईसोफेजियल वेरिसेज जो है डियर सही हो जाता है। ईसोफेजियल वेरिसेज किसका कॉम्प्लिकेशन है डियर? यस डियर, लीवर सिरोसिस वगैरह के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने पढ़ा रखा आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। पोर्टल हाइपर सिस्टम हो जाए तो जो है ईसोफेजियल वेरिसेज हो सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? एसबी ट्यूब का यूज करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे, ये होता है डियर स्वानगंज कैथेटर। कौन सा कैथेटर है? काफी बार पढ़ा चुका हूं ये तो मैं आपको। ये स्वानगंज कैथेटर होता है डियर, और इसका यूज करता है डियर किसके लिए? यस, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को नापने के लिए, प्लस पल्मोनरी वेज
प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है, पल्मोनरी वेज प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर ब्लड का कितना प्रेशर है। देखिए राइट एट्रियम ब्लड पंप करता है, कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर होता है, तो याद रखिएगा डियर 25/10 mm ऑफ Hg होता है। यस डियर, जबकि पल्मोनरी वेज प्रेशर होता है डियर 4 से 12 mm ऑफ Hg होता है। और बाकी मैंने डिटेल इनके बारे में पढ़ा रखा है, कैसे अपन मीन प्रेशर निकालते हैं वो सब पढ़ रखा है। आज का लेक्चर है इमेज बेस्ड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं डियर, दीज आर फोलीज कैथेटर। क्या है डियर, ये फोलीज कैथेटर। ये 3 वे फोली कैथेटर है और ये डियर 2 वे फोली कैथेटर है। यस डियर, दीज आर फोलीज कैथेटर। अब इस फोलीज कैथेटर में डियर फर्स्ट जो वे होता है वो होता है डियर बलून इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है डियर, सेकंड जो ओपनिंग होती है वो, जैसे इसमें 2 ही है, इसमें भी आपके पास 2 होगी, थर्ड ओपनिंग एक्स्ट्रा होगी, तो सेकंड जो होगी डियर वो यूरिन आउटपुट के लिए होती है। और जो 3 वाले में थर्ड होती है डियर, थर्ड ओपनिंग जो होती है फोलीज कैथेटर में, वो किसके लिए होगी डियर, इरिगेशन के लिए होती है। अगर मान लीजिए किसी का प्रोस्टेट रिसेक्शन किया जाए, TURP प्रोसीजर किया जाए, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट किया जाए, तो उसमें इरिगेशन के लिए 3 वे फोली कैथेटर का अपन यूज करेंगे। बच्चों याद रखिएगा, 3 वे का पूछा जाता है क्वेश्चन, TURP में इसका यूज करेंगे। TURP इरिगेशन में इसका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, TURP के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है डियर, मैनिटोल। इसके अलावा डियर ये ऑप्शन में नहीं हो तो नॉर्मल सलाइन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, ये डिवाइस क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये डिवाइस है डियर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। कौन सा डिवाइस है डियर, ये 3 बॉल है, ये सिंगल बॉल है, तो आपके पास में ये गोल मार्कर्स हो जाएंगे, ये कितना ऊपर जाना चाहिए। ठीक है डियर, इट इज नोन एज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इसका यूज क्या है बच्चों, यूज क्या है, टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथ करना, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है। लाइक अस्थमा के पेशेंट हो गए, COPD के पेशेंट हो गए, उन पेशेंट्स को जो है ये दी जाती है ताकि वो उनका जो है ब्रीथिंग एफर्ट बढ़ सके। ठीक है डियर, तो इसमें इस वाली पाइप को माउथ में होल्ड किया जाता है। होल्ड करके फर्स्ट एक्शन इसमें क्या होगा डियर, फर्स्ट एक्शन पर्सन क्या करेगा, इनहेल करेगा, इनहेल फोर्सफुली। फर्स्ट एक्शन आफ्टर पाइप को मुंह में लेने के बाद में फर्स्ट एक्शन क्या करेगा, इनहेल। इसका मतलब पाइप को मुंह में लेने से पहले सांस छोड़नी पड़ेगी तभी तो अंदर लेगा। यस और नो, जैसे मान लीजिए ये पाइप है किसकी, इंसेंटिव स्पायरोमीटर की, और मुझे ये डिवाइस यूज करना, तो पहले मैं ब्रीथ छोड़ दिया, अब मैंने इसको पाइप को लिया, फिर खींचूंगा जितना जोर से। ठीक है, अब जब मैं ब्रीथ खींचता हूं तो ये बॉल्स ऊपर जाएगी। दीज आर मार्कर्स, दीज आर इंसेंटिव मार्कर्स, गोल मार्कर्स। यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। ठीक है डियर, और बताया जाता है कि रोज जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाना है। इससे क्या होगा, लंग्स का जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, लंग्स की मसल्स मजबूत होगी। तो COPD अस्थमा का पेशेंट यूज करता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। फर्स्ट एक्शन क्या होगा डियर, इनहेल फोर्सफुली होगा। दूसरा स्पायरोमीटर देखिए डियर, ये कौन सा स्पायरोमीटर डियर, इट इज कन्वेंशनल स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, कन्वेंशनल स्पायरोमीटर, और सिंपली इसे स्पायरोमेट्री टेस्ट भी बोलते हैं, स्पायरोमेट्री टेस्ट। अब जब ये टेस्ट है तो ये किसको डायग्नोस करेगा डियर, टू डायग्नोस अस्थमा, टू डायग्नोस अस्थमा और टू डायग्नोस डियर वॉल्यूम्स, जो लंग वॉल्यूम्स पढ़ते हैं ना अपन, टाइडल वॉल्यूम वगैरह, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उनको डायग्नोस करने के लिए इंसेंटिव गलत लिख दिया डियर यहाँ पे, इट इज कन्वेंशनल स्पायरोमीटर। ठीक है बच्चों याद रखिएगा, इट इज माउथ पीस को माउथ में लगा के फर्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या होगा डियर, फर्स्ट एक्शन इज ब्लो। यहाँ पे क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, जबकि इंसेंटिव में फूंक खींचते थे। दैट इज द डिफरेंस, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। यस डियर, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा डिवाइस है, तो ये जो डिवाइस है डियर, इस डिवाइस को देखो, ये व्हाइट फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, इस पे फोकस करिएगा। तो ये जो डिवाइस है डियर, इसमें 3 वे स्टॉप कोक हो गया, यहाँ पे एक सिंगल स्टॉप कोक हो गया, एक तरफ में ये हिपेरिन लग रहा है। क्या लग रहा है डियर, हिपेरिन लग रहा है। और ये जो है ऊपर की तरफ में प्रेशर बैग की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ पेशेंट, इसे बोलते हैं डियर अपन ट्रांसड्यूसर। और ये जो ट्रांसड्यूसर है डियर, वो यूज किया जाता है डियर इनवेजिव बीपी मॉनिटरिंग।
देखो बीपी मॉनिटरिंग दो तरीके से करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, पूरा डिटेल से प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ा रखा बीपी मॉनिटरिंग का, बीपी इंस्ट्रूमेंट का, एवरीथिंग एक एक पॉइंट वहां पे बारीकी से बता रखा है। तो इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग यानी आर्टरी के द्वारा ये डायरेक्ट करेक्ट जो है बीपी मॉनिटर करना हो तो इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग अपन करते हैं। नॉर्मली तो स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं, तो दिस इज इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होगा डियर, ट्रांसड्यूसर के द्वारा एक जो लीड है वो कंप्यूटर में जाएगी और दूसरी पेशेंट के यस डियर रेडियल आर्टरी के अंदर लगी रहेगी, जिससे जो है डायरेक्ट रेडियल आर्टरी से प्रेशर मॉनिटर करेगा, ट्रांसड्यूसर सेंड करेगा मॉनिटर को और मॉनिटर में प्रेशर आएगा। ठीक है, पूरा प्रोसीजर मैंने विद वीडियो समझा रखा है अपने लेक्चर्स के अंदर। चलिएगा डियर, बात करेंगे नेक्स्ट। यस डियर, इट इज ट्रांसड्यूसर। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में दीज आर मिल्स, दीज आर मैनुअल इन लाइन स्टेबलाइजेशन। क्या बोलेंगे डियर, इन्हें मिल्स बोलेंगे, मैनुअली करते हैं इन लाइन स्टेबलाइजेशन, हेड को स्टेबलाइज करने के लिए। और ये दो प्रकार के होते हैं डियर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला इट इज जो थ्रस्ट मैनुअर, और ये डियर दिखाई दे रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, इट इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर। और ये डियर जो दिखाई दे रहा है जो को पकड़ रहे हैं ये होता है डियर जो थ्रस्ट मैनुअर। तो ये दोनों ही का यूज क्या है डियर, एयरवे को ओपन करने के लिए इन दोनों का यूज करते हैं। यस डियर, ड्यूरिंग सीपीआर भी यूज करते हैं अपन, एयरवे को ओपन करना है। लेकिन हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट मैनुअर कब यूज करेंगे, अगर कोई पर्सन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सस्पेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सस्पेक्ट है और फॉल का पेशेंट है, फॉल का सस्पेक्ट पेशेंट है, गिर गया कहीं से सीढ़ियों से, छत से, हो सकता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, तो कौन सा यूज करेंगे बच्चों, जो थ्रस्ट मैनुअर। और अगर पर्सन फॉल का सस्पेक्ट नहीं है, गिरने का सस्पेक्ट नहीं है, अपन को पता है कि पर्सन गिरा नहीं है, फिर भी उसे जो है यस डियर कार्डियक उसे सीपीआर देना है, तो अपन कौन सा यूज करेंगे डियर, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर यूज करते हैं बच्चों। याद रखिएगा, हेड टिल्ट में हेड पे हाथ होगा, दूसरा चिन को ऊपर उठाएंगे, एयरवे स्ट्रेट हो जाएगा। और जो थ्रस्ट में जो को अपन होल्ड करके इस तरीके से पीछे की साइड पेशेंट के हेड की तरफ जाएंगे और जो को इस तरीके से अपन सीधा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा, दीज आर मिल्स मैनुअल इन लाइन स्टेबलाइजेशन। चलिएगा बात करेंगे नेक्स्ट। यस डियर, ये इंसिजन्स कट, तो दो कट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं डियर। पहला होता है कोचर कट और दूसरा होती है डियर पफनेंशियल कट। तो पफनेंशियल कट यस डियर PFANNENSTIEL, पफनेंशियल कफ है, इसको फाइनेंशियली बोलते हैं, पै को साइलेंट रखते हैं, इसको यूज करते हैं डियर सिजेरियन सेक्शन में यूज करते हैं। और कोचर को यूज करते हैं डियर कहां पे, यस गोल ब्लेडर की सर्जरी, गोल ब्लेडर की कोई सर्जरी है उसमें अपन यूज करते हैं डियर कोचर। बाकी को याद रखना कोई बात नहीं, कोई भूल जाना, इन दो को जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भी नाम माइंड में रख लीजिएगा, मिड लाइन हो गया, ठीक है, पैरामीडियन हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, नाम से ही पता पड़ रहा है। दिस इज मैकबर्नी पॉइंट, इसलिए यहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट होता है जहां पे अपन क्या होगा, अपेंडिसाइटिस का पॉइंट होता है। ठीक है डियर, इट इज लेंज इंसिजन और इट इज रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। पफनेंशियल के जस्ट ऊपर डियर बैटल इंसिजन होता है, कौन सा होता है, बैटल इंसिजन। चलेगा डियर, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। यस डियर, ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब का क्या नाम है और इसका क्या यूज होता है बच्चों। तो ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, अप्रोक्स जो है ये 8 to 10 मीटर लंबाई इसकी होती है और इसे बोला जाता है डियर मिलर अबॉट ABOTT अबॉट ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे मिलर अबॉट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और ये जो ट्यूब है डियर यूज करी जाती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। यस डियर, किस में यूज करेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में इसको यूज किया जाता है। 8 से 10 मीटर इसकी लेंथ होती है डियर, इट इज नोन एज मिलर अबॉट ट्यूब। तो बहुत सारे राउंड आपको दिखाई देंगे, बड़ी ट्यूब दिखाई देगी, दैट इज मिलर अबॉट ट्यूब। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूज क्या डियर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। चलेगा डियर, नेक्स्ट बात करेंगे। ओ ब्लू कलर का सर्किल, यस डियर इट इज ब्लू सर्किल, किस डिजीज का ये साइन होता है डियर, तो याद रखिएगा इट इज यस डायबिटीज मेलाइटस का साइन होता है डियर ब्लू कलर का सर्किल। ब्लू सर्किल इज द सिंबल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और वर्ल्ड डायबिटीज डे कब आता है डियर, 14 नवंबर को जो है
चिल्ड्रंस डे होता है ना, उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है डियर, ठीक है। तो ब्लू सर्किल जो है वो किसका सर्किल है डियर? डायबिटीज मेलाइटस का साइन है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, फटाफट देखिए, दो तरीके के आपको फ्रैक्चर दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कोल्स एंड स्मिथ फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे इन्हें? कोल्स एंड स्मिथ फ्रैक्चर। और ये जो कोल्स एंड स्मिथ फ्रैक्चर, दोनों में किसका फ्रैक्चर होता है डियर? डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है। किसका फ्रैक्चर होता है डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल और स्मिथ दोनों में ही डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है, लेकिन कोल फ्रैक्चर में तो क्या होता है डियर? कोल फ्रैक्चर में बाहर की तरफ होता है, स्मिथ में अंदर की तरफ होता है, बस इतना सा फर्क है। स्मिथ में एम आता है, मतलब मिडिल साइड में होगा, यानी बोन अंदर की तरफ टूटेगी, जबकि कोल्स फ्रैक्चर में बाहर की तरफ में, ठीक है। कोल में एल आता है, एल मतलब लेटरल साइड में टूटेगी। एल मतलब डियर ये लेटरल, देखिए आप दिख रहे हैं बाहर की तरफ एंगल, जबकि इसका जो एंगल है वो अंदर की तरफ है। इसका फर्क पड़ता है अगर गिरते टाइम पे, जब ये फ्रैक्चर हुआ है, गिरते टाइम पे हाथ इस तरीके से रखा गया तो जो अपनी रेडियस है वो बाहर की साइड टूटेगी, दैट इज कोल्स फ्रैक्चर। और गिरते टाइम हाथ ऐसे गिर गया तो जो अब रेडियस टूटेगी, फोर्स पड़ेगा, वो अंदर की साइड में टूट जाएगी, जिसे अपन बोलेंगे डियर स्मिथ फ्रैक्चर। दोनों में ही होगा क्या डियर? डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है बच्चों, इतना सा फर्क है। ये क्वेश्चन यही याद रखेगा, चलेगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फ्रैक्चर है? कोल फ्रैक्चर है और स्मिथ फ्रैक्चर है। कोल नाम भी बता दिया, स्मिथ में एम मिडिल साइड में जा रही है, जबकि कोल में एल मतलब लेटरल साइड के अंदर इसका फोर्स होगा डियर, चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यस यस, कोल एंड स्मिथ फ्रैक्चर। नेक्स्ट, ये जो आपको तीन एबनॉर्मल कर्वेचर दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम्स में आते हैं डियर। यहां पे देखो थोरेसिक का लेटरल कर्वेचर, लेटरल कर्वेचर ये होता है डियर स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस। थोरेसिक का यस डियर हॉरिजॉन्टल कर्वेचर, कुबड़ निकल जाना, इसे बोलेंगे डियर काइफोसिस। क्या बोलेंगे डियर? इसे काइफोसिस। और लंबर का जो है सुपर कर्वेचर, इसे क्या कहेंगे डियर? लॉर्डोसिस, जो कि प्रेगनेंसी वगैरह के अंदर हो जाता है, रॉन्ग पोस्चर की वजह से हो सकता है। दीज आर एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इमेज बेस्ड एमसीक्यू। ये जो इमेज है डियर आ चुका है 2018 के अंदर एम्स के अंदर। तो ये जो आपको इमेज दिखाई देगी है, ये क्या है डियर? तो इसमें देखो फर्स्ट जो अंगूठा होता है वहां पे कुछ उभार जैसा दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलते हैं डियर टॉफी, टॉफी और टॉफस। यस डियर, टॉफी या टॉफस, ये किस डिजीज का साइन है डियर? इट इज साइन ऑफ, यस डियर, यस, गाउट। गाउट आर्थराइटिस एक डिजीज होती है जिसके अंदर डियर इंक्रीज हो जाता है बच्चों यूरिक एसिड का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल होता है डियर 3.5 से 7 mg पर डेसी लीटर। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। कारण क्या है डियर इसका? यूरिक एसिड का बढ़ने का कारण है डियर हाई प्यूरिन डाइट, हाई प्यूरिन डाइट। प्यूरिन्स जो है डियर, प्यूरिन्स किस में बदल जाते हैं? प्यूरिन्स जो है क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल के साथ में जुड़ करके, सोडियम के साथ जुड़ करके, यस डियर, मोनो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल बना देते हैं, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बना देते हैं। प्यूरिन मेटाबोलाइज होगा यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड सोडियम के साथ जुड़ के मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल, जो कि अंगूठे में, उंगलियों में, कोहनी पे, यस और नो, सब जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं और आर्थराइटिस कर देते हैं, विच इज नोन एज गाउट आर्थराइटिस। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजीज ऑफ किंग, राजाओं की डिजीज बोलते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड प्यूरिन्स जो है, यस डियर, रिच सोर्सेज में मिलता है, लाइक शराब हुआ, नॉन वेजिटेरियंस हुआ, महंगे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, लेग्यूम्स होती है, बीन्स होते हैं, ब्रोकोलीज, हरी गोभी आपने देखी होगी, एक सफेद गोभी होती है, उसके सामने हरी गोभी के सामने सफेद गोभी बेचारी शर्मा जाती है, क्योंकि वो 10-15 रुपए किलो होती है और हरी गोभी 300 रुपए किलो होती है, उसकी बात ही क्या। तो इन सब चीजों में, रिच चीजों में होते हैं प्यूरिन्स, इसलिए डिजीज ऑफ, राजाओं की डिजीज भी बोलते हैं, लाइक आइजैक न्यूटन, किंग हेनरी, उन लोगों को जो है ये डिजीज हुई थी, जो हमेशा शराब शबाब में रहते थे, उन लोगों को ये डिजीज हो जाती है। आजकल नॉर्मली भी होने लग गई, क्योंकि लेग्यूम्स, दालों में भी ये यूरिक एसिड होता है, और जो लोग दालें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करनी चाहिए नो डाउट, बट बहुत ज्यादा एक्सेस, अति हर चीज की बेकार होती है, तो उनमें भी जो है ये गाउट आर्थराइटिस हो जाता है, और यहाँ पे ये टॉफी या टॉफस बन जाता है। क्वेश्चन एक बार ऐसा भी पूछा, टॉफी या टॉफस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर में क्या था? गाउट आर्थराइटिस, दैट इज। चलेगा डियर, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, ये जो आपको प्रोसीजर दिख रहा है, ये प्रोसीजर क्या है? तो इसमें देखो वेजाइना को डायलेट कर रहे हैं, और ये मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आपको आज ही के लेक्चर में, क्या है डियर? कस्को स्पेकुलम है।
बतख की चोंच जैसा दिख रहा है, कसको स्पेकुलम, इसको डायलेट किया किससे, वेजाइना को डायलेट किया, और सामने अपन को दिखाई दी सर्विक्स, और सर्विक्स के देखने की प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं डियर, कोल्पोस्कोपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मन कहता है, दिमाग कहता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। यस डियर, याद रखिएगा, कोल्पोस्कोपी याद रखना। कोल्पोस्कोपी के बारे में 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं डियर। यस, कोल्पोस्कोपी क्या है, टू एग्जामिन सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, साइन ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज का साइन है, सर्विक्स का कैंसर है, उन सबको पता लगाने के लिए। और सर्विक्स के कैंसर में कौन सा टेस्ट करते हैं डियर, पैप स्मीयर, पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। तो पैप स्मीयर के लिए भी सर्विक्स से सैंपल लेना पड़ेगा, और सर्विक्स से सैंपल लेना है बच्चों, तो क्या करेंगे डियर, यहाँ पे कोल्पोस्कोपी के द्वारा ही पॉसिबल है। तो पैप स्मीयर टेस्ट में भी कोल्पोस्कोपी का यूज होगा, सर्विक्स को विजुलाइज करना तो भी कोल्पोस्कोपी। और कोल्पोस्कोपी में क्या सॉल्यूशन कौन सा यूज करेंगे बच्चों, एसिटिक एसिड यूज करेंगे। एसिटिक एसिड डालेंगे, तो एसिटिक एसिड डालने से होगा क्या, अगर यहाँ पे मान लो कोई घाव थे तो उन घाव में एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आसानी से कोल्पोस्कोप की लाइट के द्वारा अपन को विजुलाइज हो जाएगा बच्चों। अगर सैंपल लेना है तो बायोप्सी फोर्सेप्स यूज करेंगे अपन। बायोप्सी फोर्सेप्स आज बताई थी मैंने, क्रोकोडाइल, लंबी चोंच वाली जो थी क्रोकोडाइल, उससे अपन सैंपल भी इसका ले लेते हैं। ठीक है डियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, यस डियर, ये जो आपको बैग दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आ चुका है, बट याद रखिएगा ये क्या है डियर, एंटरल फीडिंग बैग है। ये क्या है डियर, एंटरल फीडिंग बैग है। इसमें ये कंट्रोलर होता है जिसके द्वारा फीड जो है आगे जाता रहता है। ठीक है डियर, थ्रू NG ट्यूब या थ्रू डायरेक्ट भी जो है जोड़ा जा सकता है। इट इज एंट्रल इंटेस्टाइन फीडिंग बैग कहलाता है। और इसको अपन सेम जो हाइट पे अपन IV फ्लूइड टांगते हैं उसी पे हाइट पे टांग देते हैं, और फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है आगे फीडिंग होती रहती है बच्चों। इट इज एंट्रल फीडिंग बैग। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डियर, ये क्या है डियर, विजन एक्यूटी। विजन एक्यूटी, विजन एक्यूटी को मेजर करने की ये स्लाइड होती है डियर। ठीक है, जैसे कि आपने आई केयर में देखा होगा, इसे अपन बोलते हैं डियर स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट, जिसमें यस डियर 20 फीट या फिर 6 मीटर या 20 फीट की दूरी से पर्सन को इन अक्षरों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। कौन सी लाइन तक पढ़ पाता है उसके अनुसार उसकी विजन अपन बताते हैं कि 6/6 है, 6/8 है, 10 है। ये चार्ट कहलाता है डियर स्नेलन चार्ट। बट जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ये नहीं पता कि ये D है, ये Z है, तो वो कैसे पढ़ेगा, उनके लिए एक और चार्ट आता है डियर, इट इज दिस इज लैंडोल्ट चार्ट। लैंडोल्ट चार्ट, इसे क्या बोलेंगे डियर, सी लैंडोल्ट चार्ट। पूरा नाम इसका सी लैंडोल्ट चार्ट। इसे जापानीज स्नेलन चार्ट भी बोलते हैं। जापान में भी यूज करते हैं क्योंकि वहाँ अल्फाबेट जनरली शायद इंग्लिश नहीं जानते होंगे, और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी अपन इसको यूज करते हैं डियर। तो दीज टू आर विजन एक्यूटी टेस्ट, स्नेलन चार्ट एंड लैंडोल्ट चार्ट। चलिएगा डियर, नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है डियर, इट इज टोनोमेट्री। टोनोमेट्री होता है डियर, ये IOP नापने के लिए काम आता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, जो कि नॉर्मल डियर 8 से 21 mm ऑफ Hg। मैं 10 से 21 पढ़ाता हूँ, बट बुक में 8 से 21 भी लिखा होता है, एग्जाम में 10 से 21 ही आता है ऑप्शन में। ठीक है डियर, तो 10 से 21 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है आईज का, जिसको नापने के लिए इस पार्ट को डियर आई के कॉर्निया पे रखते हैं। कहाँ पे रखेंगे अपन, ये आपकी पलके हो गई, ये होगी आपकी पलके। ठीक है डियर, ये अंदर की तरफ में आपके आइरिस प्यूपिल, फिर ये आपकी सिलेरी बॉडी, ये लेंस सिलेरी बॉडी। ठीक है, फिर ये आई पोल हो गया। तो यहाँ पे इसको रखा जाता है, रख करके इसका ये मीटर है, इसको एक चार्ट होता है उससे मैच कर लेते हैं, इसके अनुसार अपन नापते हैं कि डियर क्या नापते हैं, IOP नापते हैं, एंड इट इज टोनोमीटर। चलिएगा नेक्स्ट बात करें, ये डिजिटल वाला है, ठीक है, ये मैनुअल वाला है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चाकू जैसा आपको ट्रायंगल चाकू दिखाई दे रहा, तीखा चाकू आगे से दिखाई दे रहा है, इट इज वॉन ग्राफे नाइफ। वॉन ग्राफे नाइफ, इसे बोलते हैं डियर वॉन ग्राफे नाइफ। कब यूज करते हैं डियर, टू एक्सट्रैक्ट कॉर्निया। यस डियर, जब पर्सन कोई आई डोनेट करते हैं तो आई डोनेट करते टाइम ऐसा नहीं कि पूरी आंख निकाल लेते हैं, केवल कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। एंड इट इज द क्वेश्चन, कॉर्निया इज द डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई। आई डोनेशन में केवल और केवल कॉर्निया को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आई बैंक वाले क्या आएंगे, ग्राफे नाइफ लाएंगे और कॉर्निया को जो है कट करेंगे, और कॉर्निया को आरएल सॉल्यूशन में या जो भी उनके पास सॉल्यूशन उसमें डाल करके आई बैंक में डिपॉजिट करते हैं डियर। तो दिस नाइफ इज ग्राफे नाइफ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन
यूज्ड इन कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी में भी डियर इसका यूज करते हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी नाइफ भी बोलते हैं, वॉन ग्राफे नाइफ के नाम से भी इसको जाना जाता है डियर, याद रखिएगा। वॉन ग्राफे नाइफ, ट्राइंगल से शेप आपको दिखाई दे रहा है, इट इज वॉन ग्राफे नाइफ। सिंपली वॉन याद नहीं भी रखो तो ग्राफे नाइफ याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर। नेक्स्ट है ये स्लाइड। तो ये जो टेस्ट है इट इज नोन एज इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट, और इशिहारा टेस्ट है डियर वो किसको यूज करने के लिए अपन करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। किसके लिए करते हैं डियर, कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें टोटल डियर 38 प्लेट्स होती है। इशिहारा टेस्ट में कितनी होती है डियर, 38 प्लेट्स होती है, जिनमें कुछ नंबर्स होते हैं कलर में जिनको पहचानना होता है। तो 25 प्लेट में नंबर होते हैं, बाकी के 26 से लेके 38 तक में पैटर्न होते हैं जिनको बताना पड़ता है किस तरीके से होता है, ठीक है। और इस पे पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है हर स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो आपने आशा करता हूं देखा होगा। तो इशिहारा टेस्ट किसके लिए करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को पता लगाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डियर। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये कौन सा निडल है डियर, तो ये निडल आपको दिखाई दे रहा है जिसके आगे से हल्का सा एक कर्व्ड है, स्लाइटली कर्व्ड है। और टोटल जो इसकी लेंथ है डियर, इसमें 4 डब्बे काले 4 डब्बे सफेद, यानी 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। पहचानने के तरीके बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसी ही दिखती है आपकी बोन मैरो एस्पायरेशन निडल। बोन मैरो निडल भी ऐसी ही दिखती है एस्पायरेशन करने वाली, लेकिन जिसमें 8 सेंटीमीटर 8 डब्बे डियर, इट इज एपिड्यूरल। इट इज यस डियर एपिड्यूरल निडल विच इज नोन एज टोहीज निडल। इसे क्या बोलेंगे डियर, टोही निडल के नाम से जानते हैं। और इससे क्या क्या देंगे डियर, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए अपन टोही निडल को यूज करते हैं डियर, ठीक है। याद रखिएगा लंबर पंक्चर की निडल अभी दिखाऊंगा अलग होती है, दिस इज टोही निडल, दिस इज लंपर पंक्चर, दिस इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया निडल। और इसमें देखो टोटल कितनी लेंथ है इसकी, 8। 4 तो आपको व्हाइट दिखाई देंगे और 4 ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई देंगे, इससे इसकी लेंथ का अंदाजा अपन को लगेगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और आगे से ब्लंट हल्का सा इसका कर्व्ड होता है। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर। नेक्स्ट इज इट इज एलपी निडल, इट इज लंबर पंक्चर निडल। तो लंबर पंक्चर करने के लिए जो निडल यूज करते हैं उसमें मेनली जो है अपन क्विंके टिप यूज करते हैं, जो कि क्रॉस टिप होती है। बाकी अदर टिप भी होती है, 5-6 तरीके की पेंसिल टिप है और अदर भी टिप भी होती है। और ये जो है ओल्ड स्टील टिप, ओल्ड यूज करते थे, आजकल डिस्पोजेबल यूज करते हैं। दिस इज डिस्पोजेबल एंड दिस इज यस रीयूजेबल। इसको स्टरलाइज करके दोबारा यूज किया जा सकता है। तो ये आजकल इन्हीं को यूज करते हैं। दीज आर नोन एज लंबर पंक्चर निडल। नेक्स्ट इमेज देखिएगा डियर। नेक्स्ट इमेज इज यस डियर, ये इमेज जो है देखो, अभी जो अपन ने पढ़ी थी टोही निडल उसमें भी इसी तरीके से मार्किंग थे, लेकिन इसमें टोटल 10 मार्किंग है। तो ये कितनी होगी डियर, 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई। इस तरीके का हैंडल आएगा, ये ओल्ड स्टील रीयूजेबल होती है, ठीक है डियर। तो ये हो गया अपने पास में कौन सा, बोन मैरो एस्पायरेशन निडल। कौन सी निडल है बच्चों, ये बोन मैरो एस्पायरेशन निडल। बोन मैरो मोस्ट कॉमनली कहां से लेते हैं अपन डियर, इलियक क्रेस्ट से या फिर स्टर्नम से अपन बोन मैरो लेते हैं डियर, ठीक है। बोन मैरो एस्पायरेशन पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको, कहां पे, कैंसर वाले चैप्टर में। तो बोन मैरो एस्पायरेशन निडल इस तरीके से दिखती है। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका कैनुला, बटरफ्लाई कैनुला इसे बोलते हैं। थ्री वे वॉल कैनुला। जिस साइड में ये खाली होता है उधर फ्लूइड बंद हो जाता है। अगर मान लो इसको घुमा करके इस साइड इस पोर्शन को इधर लिया हूं तो फ्लूइड जो है उधर से नहीं आएगा, ठीक है डियर, ये चीज ध्यान रखें। तो ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये कितने नंबर का है, कैसे पता करोगे, तो इसको पता करने के लिए टोटल जो कैनुला के नंबर्स होते हैं डियर, कौन कौन से होते हैं, येलो होता है। इसके अलावा डियर बात करें ब्लू, पिंक हो गया, ब्लू पिंक हो गया। इसके बाद में बात करते हैं पिंक के बाद में ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज। इनके जो साइज बात करें डियर, तो साइज बात करें, येलो का 24 गोज होता है, इसका 22 गोज होता है, पिंक का 20 गोज होता है, ग्रीन का 18 गोज होता है, ग्रे का डियर 16 गोज, ऑरेंज का 14 गोज का होता है। जितना गोज छोटा होगा वो उतना ही मोटा होगा, यानी सुई उतनी ही मोटी होगी। जितना गोज पतला होगा वो उतना, जितना गोज बड़ा होगा वो सुई उतनी ही पतली होती है बच्चों, अपन को पता है। इसका फ्लो रेट सबसे कम होगा, इसका फ्लो रेट सबसे ज्यादा होगा। तो जब मैसिव फ्लूइड चढ़ाना है किसी पर्सन को, बहुत ज्यादा फ्लूइड देना है, तो अपन या तो ग्रीन या ऑरेंज में से यूज करेंगे डियर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ग्रीन यूज करते हैं या फिर ग्रे यूज करते हैं। बीटी में कौन सी यूज करेंगे डियर,
ग्रीन और ग्रे यूज करेंगे। फ्लूइड चढ़ाने के लिए मोस्टली पिंक यूज करते हैं 20 नंबर का, ठीक है। बच्चों में कौन सी यूज करेंगे? ब्लू। इन्फेंट टोडलर में कौन सी यूज करेंगे डियर? येलो यूज करेंगे, जिसका गोज बहुत पतला है, यानी नंबर बड़ा है बट गोज छोटा है, ठीक है डियर। तो ये अपन यूज करते हैं, जैसा कि अपन ने बताया आपको, इट इज आईवी कैनुला। और अलग अलग हो गया डियर, येलो 24, 22, 20, 18, 16 और 14 कलर वाइज। इनका फ्लो रेट रटने की जरूरत नहीं है। यस डियर, येलो वाले का सबसे कम है जबकि इसका बहुत ज्यादा है। यस डियर, पर मिनट जो है ऑरेंज वाला 250 लगभग 250 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकता है, जबकि येलो से पर मिनट केवल 10 से 13 ml 10 से 15 ml ही जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली पिंक वाला है डियर, वो लगभग 50 से 70 ml जो है फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा। पिंक वाले से कितना जाता है डियर? 50 से 70 ml जो है जाएगा। अब पिंक से छोटा होता है ब्लू, तो इससे थोड़ा कम जाएगा, और पिंक से बड़ा होता है ग्रीन, तो इससे लगभग 100 ml के आसपास वहां पे जाएगा। बीच का पिंक याद रखो, 50 से 70 ml जो है ये डिलीवर करता है पर मिनट। बाकी इनका साइज को याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, एक इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे। देखो ये आपकी धरती है, धरती में सबसे ऊपर क्या होगा डियर? येलो सन। सन के नीचे होगा स्काई, स्काई के नीचे फ्लावर पिंक, और पिंक फ्लावर की डंडी ग्रीन, और ग्रीन के नीचे सॉइल ग्रे, और सॉइल के नीचे लावा ऑरेंज। ये हो गया। तो इसी तरीके से येलो 24, 22, 20, 18, 16 और 14। तो इस तरीके से और कोई अच्छी ट्रिक है आपके पास तो उससे भी याद कर लीजिएगा। मेरे पास तो ये इसी से याद रखता हूं। चलिएगा डियर, बात करते हैं नेक्स्ट। यस डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो 2 सीटी स्कैन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सीटी स्कैन में देखो यहाँ पे हीमेटोमा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हीमेटोमा दिखाई दे रहा है। ये कैसे हीमेटोमा है? यस डियर, तो देखिएगा जब भी यहाँ पे इस तरीके से एक ही जगह पे आपको हीमेटोमा दिखाई दे, बड़ा सा हीमेटोमा दिखाई दे, तो ये डियर एपिड्यूरल हीमेटोमा है बच्चों, हेमेटोमा है, एपिड्यूरल हेमेटोमा है। और ऐसे लंबा बनाना जैसा दिखाई दे डियर, लंबा पूरी लेंथ में दिखाई दे, तो ये डियर क्या होगा डियर? इट इज सबड्यूरल हेमेटोमा। तो लंबा सा अगर ब्लीडिंग दिखाई दे, ये ब्लीडिंग का साइन है डियर, इंटरनल ब्लीडिंग हेमेटोमा। तो लंबा सा ब्लीडिंग दिख रहा है, इसका मतलब ये बनाना जैसा, केले जैसा दिख रहा है, मतलब कैसा है डियर? सब ड्यूरल। और नींबू जैसा या सेब जैसा दिख रहा है, मतलब ये एपिड्यूरल हेमेटोमा का साइन है बच्चों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, ये जो लाइन है क्वेश्चन आ चुका है, ये देखो ये आपकी पेल्विक बोन हो गई, ये क्रेस्ट हो गया, और दोनों क्रेस्ट को मिलाने वाली लाइन को अपन बोलते हैं डियर इंटरक्रेस्टल लाइन, इंटरक्रेस्टल लाइन, और जेस्कोबे लाइन, और टफियर लाइन। क्या बोलेंगे डियर? टफियर लाइन बोला जाएगा। इस लाइन को नापने के लिए पर्सन को बैक साइड से अपन अंगूठे से इस तरीके से मैच करते हैं। ये वाले हाथ है वो यहाँ पे इलियक क्रेस्ट पे होंगे, अंगूठे से मैच करेंगे इमेजिनरी लाइन। इस पॉइंट से जस्ट अबव अपन 1 सेंटीमीटर पे निडल को इंसर्ट करेंगे, वाइल द एलपी निडल, यानी एलपी निडल की लोकेशन का पता लगाने के लिए अपन इंटरक्रेस्टल, टफियर या जैकोब्स लाइन यूज करते हैं। जिसमें देखो पर्सन लेटा हुआ है सी शेप पोजीशन में, लेटने के बाद में आपने दोनों इस तरीके से पकड़ के बीच पॉइंट आपको दोनों को मिलाती हुई लाइन निकाल ली। इस लाइन के जस्ट अबव डियर देखो यहाँ पे L3 होगी, ये L4, तो ये जो लाइन है इस लेवल पे L4 होगी, और इसके जस्ट अबव होगी डियर L3। तो L3 L4 के बीच में अपन क्या करेंगे? निडल इंसर्ट वहां पे करेंगे। तो इसके बीचों बीच अपन निडल जो है इंसर्ट कर देंगे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज नोन एज इंटरक्रेस्टल जैकोब्स और टफियर लाइन। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। 2 आपके पास में ये रिफ्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ESIC में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, याद रखिए। तो ये जो रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें पर्सन क्या कर रहा है? प्लांटर फ्लेक्शन कर रहा है, यस और नो। और इसमें क्या कर रहा है? टोज का क्या कर रहा है डियर? डोर्सी फ्लेक्शन कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है बच्चों? डोर्सल साइड में मूव कर रहा है, और इसमें प्लांटर साइड में मूव कर रहा है। तो इसे बोलेंगे डियर प्लांटर रिफ्लेक्स, जो कि एडल्ट में नॉर्मल होता है बच्चों, एडल्ट में नॉर्मल होता है। इसे बोलते हैं डियर बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जो कि बच्चों नॉर्मल होता है किसमें? नॉर्मल होता है लेस देन 2 ईयर चाइल्ड में। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए बेबिंस्की रिफ्लेक्स कब
रिमूव हो जाता है बच्चे में तो 1 साल 12 महीने। बट अगर क्वेश्चन यहां से आता है कि बेबिंस्की रिफ्लेक्स कितने साल तक के बच्चे में नॉर्मल होता है, तो आंसर क्या दोगे बच्चों? 2 साल तक के बच्चे में ये नॉर्मल होता है। यस डियर, तो नॉर्मल रिफ्लेक्स तो होता है अपना प्लांटर फ्लेक्शन ही। इसको याद रखने की ट्रिक क्या बताता हूं मैं, देखो ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। BDPA, ताऊ जी से आपने पूछा क्या पीए, बोले BDPA, ठीक है। तो बी मतलब बेबिंस्की बच्चों में डोर्सीफ्लेक्शन, और पी मतलब प्लांटर फ्लेक्शन एडल्ट में। याद हो गया? बच्चों यानी बेबिंस्की, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन इन एडल्ट, BDPA। इससे याद रखो, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है डियर। तो BDPA याद रखना, बाकी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ठीक है। नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है डियर? प्लांटर फ्लेक्शन। चूंकि 2 साल तक के बच्चे में कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का माइलिनेशन पूरा नहीं होता है, इस वजह से बच्चों में ये रिफ्लेक्स आता है। लेकिन 2 साल के बाद भी ये रिफ्लेक्स आ रहा है, ये वाला, तो वो एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये किस वजह से आ रहा था? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसका कारण क्या है डियर? इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के इनकम्प्लीट माइलिनेशन की वजह से ये आता है बच्चों। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। 2 साल के बाद भी ये प्रेजेंट रहता है बेबिंस्की, तो इसका मतलब अभी भी माइलिन सीट नहीं बनी है उसमें कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की, तो वो एबनॉर्मल है बच्चों, ठीक है। और अगर पूछा जाए बेबिंस्की रिफ्लेक्स कब डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर कब हो जाता है, तो आपको आंसर देना है डियर 12 मंथ या 1 साल। 2 साल मत कर देना कंफ्यूज होकर के, ठीक है। आपने देखा होगा पीडिया में सर ने पढ़ाया, ऐसा ही पढ़ाया 1 साल, और रविकांत सर तो बोल रहे हैं कि 2 साल। ऐसा नहीं है, ये रिफ्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है। ये 2 साल बाद भी रहा, इसका मतलब एबनॉर्मल है, लेकिन नॉर्मली 1 साल में अब मतलब डिसअपियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बनना चालू हो जाती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। यस, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। क्या है बच्चों? ट्यूनिंग फोर्क है। और ये जो इमेज में दिख रहा है वो 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क है, यानी एक बार इसको वाइब्रेट करोगे तो 512 बार इसमें वाइब्रेशंस होंगे 1 सेकेंड के अंदर। इट इज 512 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोर्क। इसका यूज किस में करते हैं डियर? इसका यूज करते हैं रेनी एंड वेबर टेस्ट में। वेबर टेस्ट जो कि कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पता लगाने के लिए अपन करते हैं बच्चों। तो देखिएगा इमेज आपको दिखाता हूं, दिस इज ट्यूनिंग फोर्क, और ये आपको दिख रहा है वेबर टेस्ट के अंदर बीच में, हेड के बीच में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। हेड के बीच में इसको अपन, एक पैड होता है उस पर इस तरीके से मारते हैं, मार के अपन यहाँ पे रखेंगे। अब पेशेंट को बोलते हैं कौन से कान से कम सुन रहा है, इट इज विद लेटरलाइजेशन का पता लगाने के लिए अपन वेबर टेस्ट करते हैं बच्चों। और रीनी टेस्ट में अपन पता लगाते हैं कि पर्सन को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। यस और नो? डीफनेस 2 प्रकार की होती है, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल। जिस एक में 8वीं क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है, एक में बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो रीनी टेस्ट में अपन कंडक्शन का पता लगाते हैं, पहले एक कान में फिर दूसरे कान के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पैड को मारेंगे, मार के मेस्टोइड पे रखेंगे तो बोन कंडक्शन, फिर से मारेंगे, फिर सामने रखेंगे एयर कंडक्शन, फिर देखते हैं यहाँ पे अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, और बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज्यादा है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस उसको है। बाकी इसको ENT में अपन डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ये डिवाइस या मशीन कौन सी है बच्चों? तो ये मशीन है अपने पास में, ये ओल्ड मशीन है डियर, ऑटोक्लेवर। क्या है ये? ऑटोक्लेवर, ऑटोक्लेविंग मशीन है बच्चों। आजकल तो अच्छी बॉक्स में फ्रिज का जैसा बॉक्स आता है वैसे आने लगी है, बट ये ओल्ड टाइप में यूज होती थी, बट स्टिल अभी भी हॉस्पिटल्स में यूज होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको दिखाई दे रही है, दीज आर ऑटोक्लेव मशीन। ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी वाली है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे। ऑटोक्लेव के बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होगा। 121 डिग्री यस डियर सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसके अंदर, ठीक है, फ़ारेनहाइट नहीं सेंटीग्रेड। इसके अलावा 15 LBS प्रेशर होता है, और 15 से 30 मिनट तक जो है ये करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं। चलेगा नेक्स्ट। यस डियर, इमेज के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन कौन से सूचर है? तो इमेज में तो ये पूछा है, बट सारे पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये सूचर, ये फ्रंट साइड हो गई और ये बैक साइड हो गई। तो फ्रंट में फ्रंटल बोन होगी, और ये फ्रंटल बोन, ये दोनों पैराइटल, और ये दोनों देखो इधर टेम्पोरल बोन, और ये होगी डियर ऑक्सीपिटल बोन। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में डियर दिस इज कोरोनल सूचर, कोरोनल
सूचर, दोनों पैराइटल के बीच में डियर इट इज सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर। पैराइटल, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में डियर दिस इज स्क्वामस, स्क्वामस सूचर। और पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो ये सूचर है डियर इट इज लैम्बडोइड, लैम्बडोइड सूचर। यस डियर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके से बॉडी के प्लेन्स होते हैं, जो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करे उसे सेजाइटल प्लेन बोलेंगे, जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करे उसे कोरोनल सूचर, कोरोनल प्लेन कहेंगे। इमेज दिखाता हूं। यस डियर, अभी नेक्स्ट इमेज देखते हैं, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपको प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखो पहला प्लेन जो है बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। तो कौन सा सूचर था यहाँ पे? फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा था डियर? कौन सा था? कोरोनल। तो इस प्लेन को अपन बोलेंगे कोरोनल प्लेन। ये क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा कौन सा प्लेन है जो बॉडी को आगे और पीछे में बांटता है? कोरोनल प्लेन। ऐसा कौन सा प्लेन है जो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है? तो लेफ्ट और राइट में यहाँ पे देखो दोनों पैराइटल के बीचों बीच कौन सा सूचर था? सेजाइटल। तो दिस प्लेन इज सेजाइटल, सेजाइटल प्लेन। और बॉडी को ऊपर और नीचे ट्रांसवर्स में बांट रहा है, तो इट इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है बच्चों, जो बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, अब जो अपन एक छोड़ा है उसको देख लेते हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं दीज आर नोन एज फॉन्टेनेल, यानी कि सॉफ्ट स्पॉट। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। टोटल जो है 6 सॉफ्ट स्पॉट्स पाए जाते हैं डियर। कितने? 6 फॉन्टेनेल पाए जाते हैं। दिस इज एंटीरियर फॉन्टेनेल यानी ब्रेगमा, दिस इज पोस्टीरियर फॉन्टेनेल यानी कि लैम्बडा। इसके अलावा डियर 2 एंटीरियोलेटरल यानी स्फिनोइड और 2 पोस्टीरियोलेटरल यानी कि अपना हो गया मेस्टोइड, मेस्टोइड। इनको अपन बोलेंगे मेस्टोइड फॉन्टेनेल, इनको बोलेंगे स्फिनोइड। ये आपका ब्रेगमा, ये आपका लैम्बडा। ठीक है, सबसे लास्ट में लास्ट क्लोज ये होता है डियर, लास्ट क्लोज ये होता है। ठीक है, और सबसे पहला क्लोज ये होता है, फर्स्ट क्लोज। कई बुक और इवन कई टीचर ये पढ़ाते हैं कि 2 ही फॉन्टेनल होते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना, ये साइज क्या तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने फॉन्टेनल होते हैं बच्चों? 6 फॉन्टेनल प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर 2 एंटीरियो लेटरल, 2 पोस्टीरियो लेटरल। जो कि बंद होने का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले ये बंद होगा, उसके बाद में ये बंद होंगे, फिर ये बंद होगा, सबसे लास्ट में लगभग 18 मंथ पे, 1.5 साल के बाद में ये बंद हो जाता है बच्चों। सबसे पहले क्लोज होता है आपका कौन सा? लैम्बडोइड सूचर। ठीक है, बाकी डिटेल से इनको पढ़ा रखा है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। प्लेन पढ़ लिए। दीज आर द पेल्विस। ओबीजी के अंदर अपन पेल्विस पढ़ते हैं, 4 प्रकार की पेल्विस। मोस्ट कॉमन पेल्विस इज गायनेकोइड पेल्विस। क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस कौन सी होती है बच्चों? गायनेकोइड पेल्विस होती है। इसको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहचानने का तरीका गोल होगी डियर। कैसी होगी? गोल होगी। ये पीछे की तरफ तो सेक्रम दिखाई दे रही है, बाकी ये गोल है, बिल्कुल राउंडेड है। दिस इज गायनेकोइड। बेस्ट अपन इसको पेल्विस कहेंगे। दूसरी डियर प्लेटिपोइड, इट इज लीस्ट कॉमन। ये भी क्वेश्चन आता है, लीस्ट कॉमन। सबसे कम पेल्विस कौन सी पाई जाती है बच्चों? प्लेटिपोइड जो है पाई जाती है। एक होती है डियर एंड्रोइड, जो कि मेल्स में पाई जाती है। ये फीमेल में पाई जाती है, फीमेल की मोस्ट कॉमन, और ये मेल के अंदर पाई जाती है डियर। इसमें देखो मंकी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मंकी फेस जैसा दिखाई देता है, जबकि अंडे जैसा ओवल शेप दिखाई देती है। दिस इज एंथ्रोपोइड, ओवल शेप। इमेज को बसा लो, क्वेश्चन आता है बच्चों। बिल्कुल राउंडेड है मींस गायनेकोइड। ठीक है, चपटी है तो प्लेटिपोइड। चपटी है तो क्या कहलाएगा डियर? प्लेटिपोइड, चपटा। और सबसे लीस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। ये एंड्रॉइड नाम से पता पड़ रहा है, मेल्स में एंड्रोजन मेल हार्मोन होते हैं ना, ऐसा एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड मतलब ये डियर मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसमें मंकी लाइक, मेल फॉर मंकी है ना, मेल तो होते ही बंदर है। यस, तो मंकी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है पेल्विस का, जबकि यहाँ पे अंडेकार जो दिखाई दे रहा है, अंडे की तरह दिखाई दे रहा है। दिस इज एंथ्रोपोइड। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। मोस्ट कॉमन पेल्विस गायनेकोइड, लीस्ट कॉमन पेल्विस प्लेटिपोइड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मेल में कौन सी? एंड्रॉइड। नेक्स्ट, यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, लियोपोल्ड मैन्युअर। क्या बोलेंगे इन्हें? लियोपोल्ड मैन्युअर बोलते हैं। फीटस की स्थिति, स्टेशन, फीटस का प्रेजेंटेशन
और लाई पता करने के लिए अपन यूज करते हैं किसका डियर? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, लियोपोल्ड्स या ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप बोलते हैं, लियोपोल्ड मैनुअर के नाम से जाना जाता है इनको। इसी सीक्वेंस में फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड और दिस इज फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर, या फर्स्ट ग्रिप, सेकंड ग्रिप, थर्ड ग्रिप, फोर्थ ग्रिप के नाम से जानते हैं, इसी सीक्वेंस में करते हैं। तो कैसे किया जाएगा डियर? सबसे पहले फीटस का फंडस जांचेंगे अपन, तो ऊपर, ये नीचे का पार्ट हो गया, ये ऊपर हो गई महिला, ठीक है, तो ऊपर, फिर उसके बाद में हाथ आ जाएंगे साइड में, उसके बाद में अपन एक हाथ आ जाएगा और उसके बाद में अपन पोजीशन चेंज करके पीछे जाएंगे और हाथ अपने आएंगे नीचे की तरफ। तो ये 4 मैनुअर होंगे डियर। एकमात्र जो फोर्थ लियोपोल्ड है इसमें क्या करते हैं डियर? अपन महिला के हेड की साइड में जाकर के जांचते हैं, जबकि बाकी सभी में क्या करें अपन? हेड की तरफ फेस होगा, इस साइड में फेस है, तो अपन सबसे पहले ऊपर अपन ने फंडल हाइट जांची, फिर उसके बाद में लेटरल अम्बलाइकल स्थिति जांची, फिर उसके बाद में अपन कहाँ गए? नीचे, तो नीचे अपन ने इसका जो एफेसमेंट है वो ना जांच लिया और ऊपर जाकर के इसका प्रेजेंटिंग पार्ट अपन ने जांच लिया, ठीक है डियर। तो इस तरीके से ये ऑब्स्टेटिकल ग्रिप होते। तो फर्स्ट में अपन क्या नाम जांचेंगे डियर? फर्स्ट लियोपोल्ड में फंडल ग्रिप देखेंगे, दूसरे लियोपोल्ड में क्या देखेंगे? लेटरल और अम्बलाइकल ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड में को पाउलिक ग्रिप भी बोलते हैं, सेकंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं, और फोर्थ लियोपोल्ड को डियर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के नाम से जाना जाता। पूरा डिटेल से ओबीजी में अपन ने पढ़ा रखा है, इमेज याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है? दैट्स इट। फर्स्ट ऊपर होगा, सेकंड लेटरल होगा, थर्ड में एक हाथ होगा और फोर्थ में दोनों हाथ होंगे बट ऊपर की साइड से जाकर के होंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है डियर? यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूएसजी, यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, फीमेल का यूएसजी दिख रहा है, और इसमें देखो बच्चे का हेड दिख रहा है और हेड में ये दिख रही है आपको बोन्स, ओवरलैपिंग बोन्स। बोन्स, हेड की बोन क्या होगी डियर? ओवरलैपिंग। इसे बोलते हैं डियर स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन के नाम से जानते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है डियर इंट्रा यूटराइन डेथ को, इंट्रा यूटराइन डेथ को इंडिकेट करता है स्पाल्डिंग साइन। देखो ये वाला ओवरलैपिंग बोन हो रही है, यहाँ पे दिख रही है आपको, बोन ओवरलैप हो गई, बच्चे का हेड क्रश हो गया, बच्चा खत्म हो चुका है। दिस इज नोन एज स्पाल्डिंग साइन। और स्पाल्डिंग साइन मेन लीजिए 2 से 3 दिन हो जाए डेथ के बाद, तुरंत नहीं बनेगा, डेथ के बाद 2-3 दिन हो गई बच्चे को, उसके बाद स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट। यस डियर, यूट्रस के साइज, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं डियर। अगर देखो यूट्रस में एक ही साइड प्रेजेंट हो, दूसरी साइड एब्सेंट हो, तो उसे बोलेंगे यूनिकॉर्नुएट। क्या बोलेंगे डियर? यूनिकॉर्नुएट कहेंगे। दूसरा डियर, नॉर्मल यूट्रस कैसा होता है? नॉर्मल यूट्रस ऊपर से डोम शेप होता है, फिर ये आपकी फेलोपियन ट्यूब होगी, इस तरीके का यूट्रस जो अपना होता है। यस और नो? लेकिन यहाँ पे देखो बीच में पूरा का पूरा खांच आ गई, पूरे के पूरे यूट्रस में क्या आ गई? खांच आ गई, 2 अलग अलग पार्ट हो गए, तो इसे डाइडेल्फिस यूट्रस बोलते हैं। डाई मतलब 2, ये तो दो अलग यूट्रस हो गए, डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूट्रस ही 2 बन गए, यस और नो? तीसरा देखो, यूट्रस तो एक ही है बट एक देखो यहाँ पे ग्रुप बन गई है, इसे बोलेंगे डियर बाइकॉर्नुएट यूट्रस। 2 कॉर्न बन गए, ये यूनिकॉर्नुएट था, ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो गया, ठीक है डियर। तो इसमें भी क्या होगा? बीच में सेप्टम होगा, बाइकॉर्नुएट। तीसरा देखो डियर, तीसरे में ऊपर से तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसमें तो ऊपर से खांच ही बन गई है, लेकिन इसमें ऊपर से नॉर्मल है लेकिन सेम बाइकॉर्नुएट वाली स्थिति है, तो इसे बोलेंगे डियर सेप्टेट यूट्रस। क्या बोलेंगे डियर? सेप्टेट यूट्रस के नाम से जानेंगे। ऊपर से नॉर्मल बट अंदर से बाइकॉर्नुएट जैसा, तो सेप्टेट। और बाइकॉर्नुएट में खांच आ गई, ये खांच पूरी अंदर तक चली गई, 2 ही यूट्रस बना दिए अलग अलग, तो उसे बोलेंगे डाइडेल्फिस या डाइडेल्फिया, ठीक है डियर। चलिए याद रखिएगा, डाई मतलब 2। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इन्हें कॉन्जेनाइटल मुलेरियन एनोमलीज भी कहा जाता है, कॉन्जेनाइटल मुलेरियन एनोमलीज। नेक्स्ट डियर, दिस इज फीटल हार्ट साउंड डॉपलर, इसे क्या बोलेंगे? FHR, फीटल हार्ट साउंड। FSH को सुनने के लिए डॉपलर है डियर, ये प्रोब होता है जिसको अपन एब्डोमेन पे लगाते हैं और उसको जगह जगह से देखते हैं, फीटल की साउंड इसके अंदर सुनाई देती है। FHR को, फीटल हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज अपन मोस्टली करते हैं बच्चों, ठीक है। मोस्टली जो है इसके द्वारा जो साउंड सुनी जा सकती है वो 12 से 13 वीक के आसपास जो है प्रेगनेंसी हो जाए तब सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिवाइस कैसी है? तो इसमें देखो ब्लू लाइट दिखाई दे रही है, ब्लू फ्लोरोसेंट लाइट। पूछा जाता है ये पहले तो है क्या ये? तो ये क्या डियर? फोटोथेरेपी मशीन है, फोटोथेरेपी मशीन है। और फोटोथेरेपी मशीन का यूज कब करते हैं डियर?
नियोनेटल जॉन्डिस हो जाए, जिसे बिलरुबिन बढ़ जाता है। कौन सा बिलरुबिन बढ़ता है डियर? इंक्रीज इनडायरेक्ट या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बढ़ जाए, उसको अपन बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। और जॉन्डिस के केस में अपन फोटोथेरेपी यूज करते हैं। फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है डियर? यस, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम वाज द साइन ऑफ फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटोथेरेपी अपने पास में आ गया। फोटोथेरेपी के बारे में डिटेल से अपन पीडिया के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये डिवाइस इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है डियर? इट इज फोटोथेरेपी डिवाइस। लाइट कौन सी यूज करते हैं? ब्लू फ्लोरोसेंट लाइट यूज अपन करेंगे। चलेगा नेक्स्ट। ये ब्लू लाइट करती क्या है एक्चुअली क्या होता है अपने बॉडी के अंदर? जब आरबीसी टूटती है बच्चे के अंदर, टूट करके कौन सा बिलरुबिन बनेगा डियर? इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बनेगा, जो कि फैट सोल्यूबल होता है। अब इस फैट सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में बदलने का काम कौन करता है डियर? एक एंजाइम करता है, विच इज नोन एज ग्लूकोरोनिल एंजाइम। कौन सा डियर? ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब वो एंजाइम नहीं बन पाता या इनफ नहीं होता है, तो बच्चे के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये ब्लू लाइट क्या करेगी डियर? अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदलने का काम करेगी, और कॉन्जुगेटेड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। इसीलिए फोटोथेरेपी के साथ हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करने के लिए भी बोला जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अगला ये एक और डिवाइस है डियर। फोटोथेरेपी जैसा ही दिखता है, ऊपर से आपको लाइट दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है, वहां पे हीट नहीं है डियर। फोटोथेरेपी में हीट नहीं आती, जबकि यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है। तो ये जो डिवाइस है डियर, इट इज रेडियंट वार्मर। यस, यहाँ पे बच्चे को लेटा देते हैं कपड़ों के अंदर, और इट इज रेडियंट वार्मर। क्या है डियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इट इज रेडियंट वार्मर। फोटोथेरेपी जैसा ही दिख रहा है बट अलग है। फोटोथेरेपी देख लो, ये फोटोथेरेपी डिवाइस है, ठीक है। और रेडियंट वार्मर किस तरीके का दिखता है? इस तरीके का रेडियंट वार्मर आपको दिखाई देगा। तीसरा, इसके जैसा एक और डिवाइस है डियर। यस डियर, ये वाला। तो ये कैसा डिवाइस है डियर? तो ये भी वार्मर ही होता है डियर, ये भी वार्मर करता है। बट इसको पहचानने के लिए देखो 3 होल आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ से होल आपको दिखाई देते हैं बच्चों। और ये जो वार्मर है वो कहलाता है इनक्यूबेटर। इट इज ऑल्सो वार्मर, बट इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इनक्यूबेटर के नाम से जाना जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं ये क्वेश्चन अक्सर। इट इज इनक्यूबेटर। तो अपन ने 3 चीजें पढ़ी। पहला कौन सा डियर? पहला पढ़ा आपने फोटोथेरेपी, दूसरा रेडियंट वार्मर, और तीसरा डियर इनक्यूबेटर। चलिए नेक्स्ट आपके पास दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सक्शन डिवाइसेस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डियर, ये कैसा है? पोर्टेबल सक्शन डिवाइस है। और ये डियर वॉल माउंट। कई हॉस्पिटल में ऑरेंज होता है, कई में येलो भी होता है, आपने देखा होगा, येलो कलर से भी ये डिवाइस बनी होती है। दिस इज वॉल माउंट सक्शन डिवाइस, ठीक है डियर। तो ये सक्शन मशीन हो गई जिसमें सक्शनिंग की कर सकते हैं अपन। पोर्टेबल के अंदर जो प्रेशर होता है डियर, प्रेशर वो कितना मेंटेन करते हैं, और वॉल माउंट के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए बच्चों? तो याद रखिएगा, वॉल माउंट के अंदर जो प्रेशर होगा वो 80 से 120 mmHg यूज करेंगे, जबकि पोर्टेबल में यूज करेंगे डियर 5 से 15 mm ऑफ Hg प्रेशर यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वॉल माउंट में कितना प्रेशर यूज करेंगे? मैक्सिमम 80 से 120। एडल्ट में, चाइल्ड है तो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, ठीक है डियर। कैसे यूज करते हैं देखिएगा सक्शन। तो देखो, वॉल माउंट वाले के अंदर अगर एडल्ट है तो 100 से 120, चाइल्ड है तो थोड़ा सा कम 110, इन्फेंट है तो 95-50 के आसपास यूज करेंगे। पोर्टेबल में क्या यूज करेंगे डियर? पोर्टेबल में मैंने बताया यस 10 से 15 लिखा है, बट 5 से 15 भी लिखा होता है बुक्स में। बच्चा है तो थोड़ा कम यूज करेंगे, 10 से 5 और फिर 5 से 2। इन्फेंट में और कम अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है डियर। दिस इज सक्शन डिवाइस। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है डियर? तो ये है अपने पास में, इट इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर। आफ्टर डिलीवरी होने के बाद में मैनुअल, बिना अपन बात करें सक्शन के, बिना सक्शन के म्यूकस को एक्सट्रैक्ट करना है बच्चे के मुंह से, माउथ से। तो इस पाइप को अपन माउथ में लेके खींचते हैं, दूसरी पाइप को बच्चे के, यस, इस पॉइंट को माउथ में डालेंगे, किसके? चाइल्ड के, और इससे अपन खींचेंगे। तो खींचेंगे तो जो भी म्यूकस होगा वो इसके अंदर इस पाइप में आकर के गिर जाएगा। यस और नो? तो ये मैनुअल होता है, माउथ के द्वारा ही यूज करते हैं, और इसे अपन बोलते हैं मैनुअल म्यूकस एक्सट्रैक्टर, और इसे बोलते हैं सक्शन, म्यूकस सक्शन। इसे क्या बोलेंगे? ये एक्सट्रैक्टर है, और ये क्या बच्चों? यस, ये क्या है? सक्शन है। तो इन्हें क्या बोलते हैं डियर? रोमसन म्यूकस एक्सट्रैक्टर तो ये हो गया, और ये हो गया म्यूकस सक्शन। सिंपली इसको पिचकाओ, देखो भोपू देखा होगा आपने,
रिक्शा वालों के, वैसे ही होता है। ये इसको जैसे इसको पिचकाएंगे और फिर इसको छोड़ेंगे तो ये सक्शन बनाएगा, इस तरीके से सक कर लेगा बच्चों। तो ये भी मैनुअल डिवाइसेज हो गई म्यूकस को सक करने के। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मन कहता है कि ये आ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये क्या है डियर, ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर ये जो पैरों के ऊपर डाले हुए हैं कपड़े, इनमें एयर पुश करेगा। क्या पुश करेगा डियर, एयर। एयर को बोलते हैं न्यूमो। दीज आर डीवीटी, डीवीटी न्यूमेटिक डिवाइस, डीवीटी न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस। डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस। और डीवीटी पे डिटेल लेक्चर अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ रखा है। इंपॉर्टेंट डिजीज अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और डीवीटी के न्यूमेटिक एयर प्रेस करके डीवीटी को ट्रीट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, पता नहीं क्यों आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बहुत सारे अपन ने इमेज बेस्ड एमसीक्यूज आज के लेक्चर में देखे बच्चों। इसी तरीके से आगे भी अपन जुड़े रहिएगा। आप लोग विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि केवल 1499 रुपए के अंदर कोई भी कोचिंग आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराती है। आप बस हार्ड वर्क करने का प्रॉमिस करिए, बाकी बेहतरीन कंटेंट हम आपको डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू।